सो देखो बच्चों, पिछले टर्न पे हम लोगों ने रिएक्टर्स में कुछ चीज़ें कर ली थी। जैसे पिछले लेक्चर में रिएक्टर में क्या क्या हो गया है। एक तो रिएक्टर्स क्या होते हैं, दैट वी फिनिश्ड। दूसरा टाइप्स ऑफ रिएक्टर कर लिया है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्टर कर लिया है। इसमें आप लोगों ने दो रिएक्टर देखा था, एक देखा था PHWR, ठीक है, एक देखा था PHWR और दूसरा देखा था इट वाज अ ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर। और ब्रीडर रिएक्टर में दो तरह का देखा था, एक FBR और एक TBR, ठीक है, एक FBR और एक TBR। देखो ऐसा है कि यहाँ तक कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसा है जो रिएक्टर हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी है कि जो इंडिया में रिएक्टर्स हैं, मतलब इंडिया के अगर हम रिएक्टर्स की बात करें तो अपनी बुक में आप जाओगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, मैं भी खोल रहा हूँ, आप भी खोलेगा, सबको खोलना है। चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 में एक टेबल मिलेगा, टेबल नंबर 4.3, और एक टेबल नंबर मिलेगा, टेबल नंबर 4.4। क्लास के साथ बुक सबको चाहिए, ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 4.3 और 4.4। 4.3 में आपको मिलेगा वर्किंग रिएक्टर ऑफ इंडिया। क्या मिलेगा? वर्किंग रिएक्टर ऑफ इंडिया। देखो वर्किंग रिएक्टर का मतलब ये हो गया, आज जो रिएक्टर हमारे देश में लगा है और जिसकी मदद से 3% पावर जनरेशन पूरे भारत में चल रहा है। भारत में लगभग कितना पावर जनरेशन न्यूक्लियर एनर्जी से हो रहा है? लगभग 3% के आसपास मान लो। तो जो इंडिया में 3% जो पावर जनरेशन हो रहा है ना, वो इन्हीं रिएक्टर्स की मदद से हो रहा है, जो रिएक्टर अभी वर्किंग रिएक्टर्स हैं। और भारत में जो फ्यूचर टारगेट है, ठीक है, जो हम फ्यूचर रिएक्टर्स बोल सकते हैं, जो भविष्य में लगने वाला है, वो टेबल नंबर 4.4 पर है। तो एक है टेबल नंबर 4.3 और एक है टेबल नंबर 4.4। टेबल नंबर 4.3 में जो दिख रहा है, ठीक है, उसमें देखो वर्किंग रिएक्टर में आपको कुल 7 रिएक्टर दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? टोटल कितने रिएक्टर हैं? 7 रिएक्टर हैं। और उन 7 रिएक्टर्स के जो नाम हैं, जैसे पहला है तारापुर, ठीक है ना, ये है महाराष्ट्र में। दूसरा है कैगा जो कि कर्नाटका में है। तीसरा कारकरापार जो गुजरात में है। चौथा कल्पक्कम जो तमिलनाडु में है। पांचवा नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है। छठवां रावत भाटा जो राजस्थान में है। और सातवां कोडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है। अब यही 7 रिएक्टर हैं। किसी जमाने में 2011 के पहले जब ओल्ड पैटर्न हुआ करता था यूपीएससी का, उस समय ये रिएक्टर्स और उसके लोकेशन पूछे जाते थे। लेकिन अगर हम ये नए पैटर्न 13 साल से बात करें तो लोकेशन यूपीएससी के पेपर में एक भी नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी मैंने एक बार बता दिया कि ये क्वेश्चंस हैं, जो ये क्वेश्चन भी किसी जमाने में हुआ करते थे। उसके बाद अगला है टेबल नंबर 4.4। टेबल नंबर 4.4 बता रहा है कि फ्यूचर रिएक्टर्स कौन कौन से हैं जो भविष्य में भारत के यहाँ लगने वाले हैं। और सुनो, फ्यूचर रिएक्टर्स इसलिए जरूरी है, अगर फ्यूचर रिएक्टर्स नहीं लगाओगे तो भविष्य में भारत में न्यूक्लियर एनर्जी को और ज्यादा हम लोग प्रमोट कैसे कर पाएंगे? बात में आ रही कि नहीं आ रही? हम लोग फ्यूचर में इसको और ज्यादा प्रमोट कैसे कर पाएंगे, इसलिए फ्यूचर रिएक्टर्स की भी एक लिस्ट है जो दी हुई है। टेबल नंबर 4.4 मैं पढ़ रहा हूं, हर कोई सुनिएगा। कुडनकुलम तमिलनाडु। अब आप बोलोगे सर कुडनकुलम तो वर्किंग रिएक्टर भी है और कुडनकुलम फ्यूचर रिएक्टर भी। हाँ है ना। कुडनकुलम में कैपेसिटी ज्यादा है, कुछ कैपेसिटी स्टार्ट हो चुका है और कुछ कैपेसिटी आगे भविष्य में होगा। तो एक वर्किंग भी हो गया और फ्यूचर भी हो गया, ठीक है। जैतापुर महाराष्ट्र है। मिथिविर्दी या छाया मिथिविर्दी जो गुजरात लिखा हुआ है। कुवाडा जो कि आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। हरिपुर जो कि वेस्ट बंगाल है। कुम्हारिया गोरखपुर, ये एक ब्लॉक है गोरखपुर, न कि उत्तर प्रदेश वाला, ये हरियाणा वाला है। बारगी छुटका मध्य प्रदेश में है जो बन रहा है। इसके अलावा मारकंडी पति सोनापुर उड़ीसा में बन रहा है। भीमपुर मध्य प्रदेश एक और मध्य प्रदेश में है। मद्रास जो है तमिलनाडु, और माही बांसवाड़ा जो है वो कि राजस्थान में, ठीक है। और ये सारे के सारे लोकेशंस जो हैं आपकी बुक में कोशिश की गई है दिखाने की, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि लगभग 12 ऐसे रिएक्टर्स हैं कुल मिलाकर इन 7 जगहों पर जो कार्य कर रहे हैं और जिसकी मदद से लगभग 2 से 3% पावर जनरेशन इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी से हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा। अब इसी में आपको लिया चलता हूं कुछ ऐसे रिएक्टर्स, कुछ ऐसी जगहें
जहां को लेकर कुछ इश्यूज होते रहते हैं अक्सर, या अब नहीं है, पहले हुए हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है आज भी आपके लिए। उसमें से एक रिएक्टर है जैसा जिसका नाम है जैतापुर। ये फ्यूचर वाला रिएक्टर है, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ क्या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, सुनना बच्चों। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है, और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस जगह पे बनने जा रहा है, भारत में। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको हम बोलेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर जनरेशन, यानी इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने की क्षमता होगी, है ना, ऑन बेसिस ऑफ पावर जनरेशन। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने की क्षमता होगी वो सबसे ज्यादा होगी पूरी दुनिया में। टोटल जो अभी बताया जा रहा है वो लगभग 9900 मेगावाट की बात हो रही है, यानी 9.9 गीगावाट, ठीक है। ये जब चलना शुरू होगा उस समय दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, पावर जनरेशन जहां पर हम कर रहे होंगे। इंटरेस्टिंग है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बनने वाला है, और दुनिया का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे इंडिया में बनने वाला है, इसमें फ्रांस इज हेल्पिंग टू इंडिया। कौन सी कंट्री भारत की हेल्प कर रही है, फ्रांस। और फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है अरीवा कंपनी। तो फ्रांस की अरीवा कंपनी इस न्यूक्लियर रिएक्टर के बनने में भारत की मदद कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जैतापुर के बारे में जानना होगा। एक चीज और बता दूं, जैतापुर में टोटल जो पावर जनरेशन होगा वो होगा 9900 मेगावाट। और ये जो 9900 मेगावाट जो होगा, यहाँ पर एक ही जगह पर टोटल 6 रिएक्टर्स लगाए जाएंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी रिएक्टर विल इंस्टॉल्ड इन वन प्लेस, आंसर है 6, और 6 को मिलाकर इसकी जो टोटल कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 9900 मेगावाट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पेपर। ये सारे इंफॉर्मेशन बुक में जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में लिखे गए हैं, है ना। आज तो नहीं, लेकिन किसी जमाने में जैतापुर को लेकर कुछ विवाद होता था, कुछ प्रोटेस्ट होता था, और प्रोटेस्ट होने के पीछे जैतापुर को लेकर ये इशू हुआ करता था कि जैतापुर जो है वो असल में वेस्टर्न घाट में आता है। जैतापुर महाराष्ट्र है, और ये महाराष्ट्र वाला एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट में आता है। और वेस्टर्न घाट जो है एक हॉटस्पॉट एरिया है। क्या है, एक हॉटस्पॉट एरिया है। हॉटस्पॉट एरिया आपको इन्वायरमेंट में समझ में आएगा, अभी के लिए इतना समझ लो, हॉटस्पॉट थोड़े सेंसिटिव एरियाज होते हैं, यहाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, यहाँ एंडेमिक स्पीसीज होते हैं, यानी यहाँ ऐसी स्पीसीज भी होते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते हैं। अगर आप इन एरिया को डिस्टर्ब करते हैं तो दुनिया में उस तरह के एनिमल प्लांट्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई देखो, हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यह यहाँ पे कंसेप्ट जो कि वेस्टर्न घाट का है। फिलहाल ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई और ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, और जब ये चलना शुरू होगा भविष्य में तो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाएगा। एक बात और बता दूं, देखो इंडिया में हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही रहा है। यहाँ बिल्डिंगें बनाई ही जाती हैं, ब्रिजेस बनाई ही जाती हैं कि वो जल्दी से टूट जाएं, ताकि दोबारा सरकार उसको रिलीज करे, फिर फंड उंड कुछ निकाले, और फिर IAS ऑफिसर्स और जो यहाँ के नेता लोग हैं फिर कुछ पैसे बना ले, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा मैं बता रहा हूँ। वैसे फिलहाल इन रिएक्टर्स को बनने में बहुत सारा समय लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी हमें मतलब आज हमने रिएक्टर ले लिया कल बन जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा चाहिए। बोला ना, ब्रिज बनेगा टूटने के लिए, तो फिर ब्रिज बनने के लिए फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, और इसीलिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जो है, कोयला वैला वाला टेंशन देख ही रहे हो, पोल्यूशन कर रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर, इसको बंद करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी एक अच्छा वायबल ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए भविष्य में हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर काम कर रहे हैं। और भविष्य को लेकर अभी मैं आपको न्यूक्लियर विजन बताऊंगा कि 2050 तक जो आज 3% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से बन रही है, उसको 25% करने की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। और एक बात और, किसी जगह पे रिएक्टर बनाना आसान काम नहीं है, क्लास भी देना, ठीक है, आसान काम नहीं है। एक किसी जगह पे रिएक्टर बनने में 10-10, 15-15 साल और या कह लो उससे भी ज्यादा समय लगता है। बात में आ रही, किसी जगह पे रिएक्टर्स बनने में 10-10, 15-15 साल और उससे भी ज्यादा समय लगता है। तो जो चीजें तुम आज से 5 साल पहले डिसाइड किए होगे, अभी वो 10 साल बाद वो चीजें आएंगी, दिखेंगी भारत में। तो अभी इन चीजों पे काफी काम चल रहा है। और वैसे भी जब हम कोई न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हैं तो बहुत सारा सेफ्टी मैकेनिज्म भी रखते हैं,
क्योंकि हमें भारत को चिरनोबल नहीं बनाना है। ये बात ही समझ में आता होगा कि भारत को क्या करना है, चिरनोबल नहीं बनाना है। जो हादसा हुआ है हर चीजें बहुत ही कंट्रोल तरीके से, हर चीजें बहुत मैनेज करनी है। ये था थोड़ा सा जैतापुर के बारे में। और एक बात और बता दूं जैतापुर के केस में, ठीक है, एक बात और ध्यान रखना जैतापुर के केस में, ठीक है, फाइन। जैतापुर को जो हॉटस्पॉट वाला एरिया है, हॉटस्पॉट जो होता है एक इंटरनेशनल बॉडी है जो डिसाइड करता है किसी पर्टिकुलर एरिया को हॉटस्पॉट, जिसको हम कहते हैं सीआई। सीआई का पूरा नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ये इन्वायरमेंट में आता है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक ऐसा एनजीओ है जो दुनिया में किसी एरिया को हॉटस्पॉट डिसाइड करता है। तो दुनिया में हॉटस्पॉट को हॉटस्पॉट बनाने के लिए, डिसाइड करने के लिए, कहीं रख दो कोई दिक्कत नहीं है ना, हॉटस्पॉट डिसाइड करने के लिए, ठीक है, हॉटस्पॉट डिसाइड करने के लिए कौन सी बॉडी है, कौन सा एनजीओ है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जिसको सीआई कह रहे हैं। ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, जो कि हॉटस्पॉट वैसे भी आपको मेरी इन्वायरमेंट की किताब में मिलेगी, साइंस टेक में नहीं। तो जैतापुर क्लियर हो गया। एक और बताता हूं रिएक्टर जिसको हम कहते हैं कुडनकुलम वाला, ठीक है, एक और कहते हैं जिसको हम लोग कुडनकुलम वाला पढ़ते हैं। सुनो बच्चों, ये कुछ रिएक्टर्स हैं, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो थोड़ा सा, है ना। एक और यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग कुडनकुलम, थोड़ा सा कुडनकुलम। कुडनकुलम, अब देखो कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट को लेके कौन सा इश्यू हुआ था, ये अभी का नहीं है ना, ये पहले का इश्यू है। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट को लेके कौन सा इश्यू हुआ था, इस पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये भी आज का इश्यू नहीं है, जैसे जैतापुर भी आज का इश्यू नहीं है। पता है जब जैतापुर का इश्यू हुआ था, कुडनकुलम का इश्यू हुआ था, उस समय कलाम साहब प्रेसिडेंट भी थे। तो कलाम साहब वहाँ जाके लोगों को मनाते हैं, समझाते हैं, और फिर लोग उनकी बात को समझते हैं और फिर प्रोटेस्ट बंद करते हैं। ये इशू कुडनकुलम के टाइम में भी हुआ था। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ की टोटल जो कैपेसिटी है पावर जनरेशन की वो 9200 मेगावाट है। कितनी है? 9200 मेगावाट पावर जनरेशन करने की क्षमता बनाई गई है। कुडनकुलम को लेके जो डील हुआ था, वो डील हुआ था किसके बीच में? कुडनकुलम के बीच में जो डील हुआ था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, और उस समय रशिया में प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव। जब आप किताब पढ़ रहे होंगे वहां पर कुडनकुलम में मैंने इन दोनों लोगों का नाम लिखा भी है। तो राजीव गांधी जी के टाइम में मिखाइल गोर्बाचेव के बीच एक डील हुई थी भविष्य में इंडिया में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के लिए। और इसके लिए जो रिएक्टर था, उस रिएक्टर का नाम है वोडा एनर्जो रिएक्टर, जो किताब में नाम लिखा हुआ VVER। इस वोडा एनर्जो रिएक्टर को भारत को किसने दिया? रशिया ने दिया। भारत को रशिया ने दिया, और इसकी मदद से भारत में 1000 मेगावाट का पावर जनरेशन शुरू हो सका। तो ये है कुडनकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो वोडा एनर्जो रिएक्टर, जो आज भारत में चल रहा है। और इसी रिएक्टर को आगे और बढ़ाने की बात हो रही है, रिमेनिंग वाले पार्ट। अब यहाँ पे रीजन क्या था इसके प्रोटेस्ट के पीछे, जरा ये समझो। इसके प्रोटेस्ट के पीछे रीजन ये था कुडनकुलम को, क्योंकि उसी समय जापान में सुनामी आई थी, और सुनामी की वजह से जापान का फुकुशिमा जो शहर था वो पूरा बर्बाद हुआ था। और यहां पर आपको बता दूं, जो कुडनकुलम एरिया है वो एक्चुअल में भारत के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आता है। और रह गई बात बची कुची, ईस्टर्न कोस्ट एरिया वो एरिया होता है भारत का जिधर की सुनामी आती है। तो ये फिलहाल ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया कि भारत का कौन सा एरिया सुनामी के लिए सेंसिटिव है, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न कोस्ट। तो आंसर है ईस्टर्न कोस्ट। और ये जो एरिया है ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ पड़ता है, इसलिए लोग जापान वाले हादसा को देखने के बाद इंडिया में बोलने लगे इस तरह की चीज यहाँ पर हो गई तो न्यूक्लियर रिएक्टर अगर फटा फूटा कोई नुकसान हुआ तो हम लोग की जान माल का नुकसान हो सकता है। पर घबराइए नहीं, कलाम साहब गए, लोगों को समझा और बताए इसमें सारी की सारी सेफ्टी मैकेनिज्म रखा है। अगर 8 रिक्टर स्केल पे भी सुनामी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर 8 रिक्टर स्केल के ऊपर आ गया तब? अरे भैया 8 रिक्टर स्केल तक तो तुम नहीं बचोगे, रिएक्टर चला के क्या करोगे, बिजली लेके क्या करोगे? बात से आ रही कि नहीं आ रही है? तो 8 रिक्टर स्केल समझते हो क्या होता है? या 5 साढ़े 5 में तो टर्की बर्बाद हो जाता है कि नहीं? समझ रहे? समझ 8 रिक्टर से कुछ बचेगा इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए? बचोगे तब तो इलेक्ट्रिसिटी लोगे, वही हम कह रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। ये है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो यहाँ भी लोग मान गए, बाकी लगा है, 1000 चल रहा है, इसीलिए कुडनकुलम को हम लोगों ने रनिंग रिएक्टर में भी लिखा है और फ्यूचर रिएक्टर में भी। ये चीज मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ यहाँ पर फैक्चुअल डेटा है जो कि करेंगे, ठीक है। कुछ फैक्चुअल डेटा है, जरा लिखो तो। कुछ फैक्चुअल डेटा है जो लिखो।
न्यूक्लियर एनर्जी को लेके कुछ फैक्ट्स कॉर्नर है और ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं जो आपको जानने हैं। कुछ फैक्ट्स कॉर्नर हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेके जानने हैं। देखो ऐसा है, डिफरेंट सोर्सेज के आधार पर अगर हम इंटरनेट पे जाएं या रिसोर्सेज देखें, आज जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो जस्ट पढ़ाते समय मैं अभी देख के आया हूं, मुझे जो डेटा मिल रहा है अभी आज के लेक्चर में पढ़ाते समय मैं थोड़ा अपडेट करता रहता हूं, मुझे आज मिला है लगभग 10.1% के आसपास, लगभग 10%। इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया में अगर किसी चीज से बन रही है तो न्यूक्लियर एनर्जी से बन रही है, ठीक है ना। यानी वर्ल्ड एवरेज कितना है आज भारत, आज के दिन का, आज आप जिस भी दिन पढ़ रहे हैं उस दिन की बात कर रहा हूं, यानी 24-25 के एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हम ये बोलेंगे कि आज पूरी दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी से जो पावर जनरेशन हो रहा है पूरी इलेक्ट्रिसिटी का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अप्रॉक्स 10% कॉन्ट्रीब्यूशन, पहला फैक्ट, अप्रॉक्स 10% कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड, अप्रॉक्स 10% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड, अप्रॉक्स 10% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड थ्रू द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो सर आप कह रहे हैं पूरी दुनिया का लगभग 10% इलेक्ट्रिसिटी आज न्यूक्लियर एनर्जी से है, हाँ है। और बताओ अगर वर्ल्ड एवरेज 10% है तो हम कहाँ हैं, 2 से 3%। इसका सीधा मतलब है वर्ल्ड एवरेज से काफी पीछे है। एवरीबॉडी क्लियर। दूसरा फैक्चुअल डेटा मेरे पास इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन दिख रहा है वो लास्ट, ये तो आज का डेटा है 2022-2023 के हिसाब से। देखो मैं ईयर लिख देता हूं ताकि इसके बाद अगर कोई नया डेटा आपको मिल जाए तो उसको हिसाब से आप अपडेट कर लेंगे, ठीक है। जो अभी मेरे पास नया डेटा एक और आया है, टॉप कंट्रीज, ये मेरी आदत है जब मैं आपको पढ़ाता हूं, करंट पढ़ाता हूं, ऐसे आप भी कर लिया कीजिए। टॉप कंट्रीज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, टॉप कंट्रीज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। ये रिपोर्ट जो मेरे पास अभी अवेलेबल है 2021 का है, ना तो 23 का है ना तो 24 का है, ठीक है ना। अभी मेरे पास जो लास्ट डेटा है 2021 का है। फिलहाल बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं मिलेगा। अगर आप 23-24 में आगे चलकर 2 साल बाद 1 साल बाद कोई डेटा आवे भी तो नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पे फ्रांस है, नंबर 3 पर चाइना है, नंबर 4 पे जापान है और नंबर 5 पे बच्चा जो है वो रशिया है। इवन मेरे पास फैक्चुअल डेटा भी है, 91.5 गीगावाट पावर जनरेशन अमेरिका में न्यूक्लियर एनर्जी से है, 60.1.3 गीगावाट इससे है, 50.8 गीगावाट जो है वो इससे है, जापान से लगभग 31.7 गीगावाट है और रशिया से लगभग 29.6 गीगावाट है। ये लास्ट अपडेट्स अभी जो अभी आपको अवेलेबल मिल रहा है वो यही मिल रहा है। तो अगर आपसे ये पूछे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर से यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला कंट्री कौन है, यूएस है, ये रैंकिंग है। नंबर 2 पे फ्रांस है, नंबर 3 पे चाइना है, नंबर 4 पे जापान है, नंबर 5 पे रशिया है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैं स्टैंडर्ड फैक्ट बोलूंगा और ऐसे स्टैंडर्ड फैक्ट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो देखेंगे क्या कोई 25 में नया अपडेट आ गया है क्या, या कोई 26 में कोई नया अपडेट आ गया है था। इसीलिए ये ईयर जरूर लिख लेना बच्चों, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, नहीं तो आप आलसी हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। 24 में भी यही अपडेट दे रहा है तो हम क्या करें अभी, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा और सुनो, यहीं पर एक और फैक्ट मैं आपको देना चाह रहा हूं। दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करती है, फ्रांस, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, है ना, फ्रांस इज द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहां फ्रांस किसी दूसरे फैक्ट के हिसाब से पहला नंबर आ रहा है, लिखो फ्रांस इज लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, France is leading country in the world, produce maximum power through the help of nuclear energy. Produce maximum power through the help of nuclear energy in overall production. और क्लियर हो जाएगा, in overall production। तो पूरी ओवरऑल प्रोडक्शन में जो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी फ्रांस बनाता है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्रांस होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी से बनाता है। पता है मेरे पास जो डेटा है वो लास्ट अपडेट है 23 जनवरी 2023। सो लास्ट अपडेट जो है वो है 23 जनवरी
2023 और परसेंटेज लिखा हुआ लगभग 68%, लगभग 68%। ये लास्ट अपडेट है, लगभग 68%। ओके, तो लगभग 68%, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ छोटे छोटे से और फैक्ट हैं, सुनते जाना। ये सारे फैक्ट्स आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है, आपके मेंस आंसर राइटिंग में, याद है कि आपके इंटरव्यूज में आंसर देने के लिए, या कहीं कोई एनर्जी से जुड़ा कोई एसे का क्वेश्चन आ गया वहां पे यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे कई ऐसे टॉपिक हैं जो साइंस एंड टेक के सीधे हिस्से में आ जाते हैं। 2020 के पेपर में काफी बच्चे खुश हुए, एग्जाम्स देकर आए, उन्होंने बोला सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसे का क्वेश्चन पेपर था और आपकी किताब का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो चैप्टर था ना, उठा के लिख दिया मैंने, बट टेक्निकल की जगह हमने उसको कहानियों के फॉर्म में, बिहेवियरल फॉर्म में लिखा, क्योंकि हम साइंस एंड टेक का आंसर नहीं लिख रहे थे, हम एसे का क्वेश्चन लिख रहे थे, ठीक है ना। तो साइंस एंड टेक से भी आपको एसे के क्वेश्चन मिल ही जाते हैं और उस साल लोगों ने किया था इसका आंसर, ठीक है। अब सुनो, कुछ और फैक्चुअल डेटा पे चल रहे हैं। देखो, अगर हम यूरेनियम रिजर्व्स की बात करें, अगर हम थोरियम रिजर्व्स की बात करें, ठीक है, तो यूरेनियम रिजर्व्स में जो अभी तक जो डेटा अवेलेबल है वो यही डेटा है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम अगर किसी के पास है तो ऑस्ट्रेलिया के पास है ना। नंबर 1 पर अगर कोई कंट्री है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। नंबर 2 पे अगर कोई कंट्री है तो वो है कजाकिस्तान, है ना। नंबर 2 पे अगर कोई कंट्री है तो वो है कजाकिस्तान। खजाकिस्तान, KHAZIKHASTAN, है ना। नंबर 2 पे है कजाकिस्तान और नंबर 3 पे है कनाडा। जो यूरेनियम रिजर्व्स में अगर रैंकिंग पूछी जाए तो नंबर 1 पर आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे आपको मिलता है कजाकिस्तान और नंबर 3 पे आपको मिलता है क्या, सुनो एक और एच लिख लेना यहाँ पे, है ना, कजाकिस्तान, और नंबर 3 पे है कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में से कहते हैं दुनिया का 1/3 यूरेनियम यहीं पर है, 12% यूरेनियम यहाँ पे है और 9% यूरेनियम जो है वो कनाडा में है। सो दुनिया का 1/3 यूरेनियम जो है वो कहाँ है, दुनिया का 1/3 यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में है, 12% कजाकिस्तान में है और लगभग 9% जो है वो कनाडा में है। ये लेकिन जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम को एक्सपोर्ट करने वाला और कंट्री है जो बेचता है वो कजाकिस्तान बेचता है, ठीक है, कजाकिस्तान बेचता है। अब वहीं पर अगर हम थोरियम रिजर्व्स की बात कर लें, ठीक है, तो थोरियम रिजर्व में सबको पता है सबसे ज्यादा हमारा भारत है, ठीक है। भारत में लगभग 21% जो है वो भारत है। नंबर 2 पे जाओगे तो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया है। जनरली सोचो ऑस्ट्रेलिया कितना लकी है, 19% आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाता है, 19% आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाता है। ओके, 19% आपको ऑस्ट्रेलिया मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नंबर 2 पे, मतलब नंबर 1 पे। नंबर 3 पे है यूएस और नंबर 4 पे आता है बच्चों टर्की। यूएस और टर्की, यूएस का है जो मेरे पास डेटा है वो बता रहा है अराउंड 13%, और टर्की बता रहा है अराउंड 11%। ओके, अराउंड 11%। ये सब स्टैंडर्ड फैक्ट है। एक चीज और है जो मैंने अक्सर देखा है जो बच्चे गलत आंसर देते हैं। मैंने ये पूछा, ये बताओ भारत में अगर हम बात करें, इंडिया में, है ना, इंडिया जो कि नंबर 1 है ना, इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में अगर स्टेट वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, स्टेट वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो आप मुझे पता नहीं क्यों हमेशा केरला बोलते हैं। आंध्र प्रदेश है जो नंबर 1 है। आंध्र प्रदेश दैट स्टेट जहां पे थोरियम रिजर्व सबसे ज्यादा है। करीब 31% थोरियम रिजर्व यहीं पर होता है पूरे भारत का। नंबर 2 पे आता है बच्चा तमिलनाडु, नंबर 2 पे आता है तमिलनाडु जहां का 21% है, ठीक है, 21% है। नंबर 3 पर आता है ओडिशा, नंबर 3 पर आता है ओडिशा, है ना, ओडिशा नहीं ओडिशा, है ना, ओडिशा है तुम्हारा 20% और नंबर 4 पे है केरला। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। और नंबर 4 पे है केरला। बताओ जो केरला आप नंबर 1 बोलते थे वो ये, और इसमें है 19%। ये रिपोर्ट है जो भारत सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज है। तो भारत सरकार के प्रेस रिलीज के हिसाब से केरला नंबर 4 है जो आप नंबर 1 बोलते हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, और मैं कहीं और से नहीं लिखा रहा, आपकी बुक से ही लिखा रहा हूँ। सारा कुछ आपकी बुक में ही है, पूरी अपडेटेड बुक आप लोगों को है जो इस समय अवेलेबल है। अच्छा, अभी इसमें 1-2 चीजें और पढ़ते हैं। क्लियर है सारी चीजें, ठीक है।
हाँ, अभी भी हम लोग बात कर रहे थे भारत का नाभिकीय विजन क्या है, न्यूक्लियर विजन क्या है। ठीक है, लिखो न्यूक्लियर विजन ऑफ इंडिया। एक बार हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर विजन ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर विजन ऑफ इंडिया। देखो फिलहाल न्यूक्लियर विजन में थोड़ा पीछे से उठाऊंगा, बताता हूं। पहला न्यूक्लियर विजन में 2020 से उठाऊंगा। भारत का टारगेट था 2020 तक करीब 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन हम लोग इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी से शुरू कर देंगे। कितना? 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन न्यूक्लियर एनर्जी से शुरू कर देंगे। बाद में टारगेट आया भाई न्यूक्लियर विजन 2032 का। इसने बोला कि भाई ऐसा है 63,000 मेगावाट पावर जनरेशन इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी से शुरू कर देंगे। देखना टारगेट देखना। और अभी कितना है प्रेजेंट वैल्यू जो है न्यूक्लियर एनर्जी की, वो कितना है? प्रेजेंट वैल्यू 3% ऑफ होल इलेक्ट्रिसिटी है। आज पूरे भारत में कहीं कहीं 2%, कहीं 3 होता है, इसलिए परेशान मत होना। प्रेजेंट जो वैल्यू है वो 2 से 3% ऑफ होल इलेक्ट्रिसिटी आज पूरे भारत में जो होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी से होती है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर विजन 2050 बनाया गया, इसमें साफ साफ बोला गया कि भाई देखो इस 3% को, 2% को हम लोग 25% ऑफ होल इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं। कितना करने वाले हैं? 25% ऑफ होल इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 25% ऑफ होल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, सुनना जरा। ठीक है, अब जैसे मान लो उस समय कितना होगा 25%, आई डोंट नो, वो तो 2050 में देखा जाएगा ना। 2050 में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होगी उस समय, उसकी 25% इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो किससे बन रही होगी? यूरेनियम से बन रही होगी, थोरियम से बन रही होगी, प्लूटोनियम से बन रही होगी, इनसे बन रही होगी। ठीक है, अब इसी में मैं आपको एक विजन और इंट्रोड्यूस करता हूं। ठीक है, क्योंकि यहीं पर समझाना ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं थोरियम विजन ऑफ इंडिया। इसको हम क्या कहते हैं? थोरियम विजन ऑफ इंडिया। ये चीज ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं थोरियम विजन ऑफ इंडिया। इसको हम कहते हैं थोरियम विजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब पूरे न्यूक्लियर एनर्जी में भारत ने स्पेशली थोरियम को लेके भी विजन बना रखा है। क्या बना रहा है थोरियम को? देखिएगा, ऐसा भारत ये कह रहा है कि जो 25% पूरी इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, इसमें 70% पावर जनरेशन जो होगा वो यूरेनियम प्लूटोनियम जैसे फ्यूल होंगे, और इसका 30% पावर जनरेशन जो होगा वो थोरियम अलोन होगा। बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आज है, कुछ होगा 3% वैल्यू, इतना गीगावाट, इतना मेगावाट। इसी तरह 2050 में भी होगा कुछ गीगावाट, कुछ मेगावाट। ओके, मान लो कुछ नहीं, मैं कह देता हूं 1 लाख मेगावाट है। कितना है? 1 लाख मेगावाट जो पावर जनरेशन है वो किससे है? न्यूक्लियर एनर्जी से है भाई। न्यूक्लियर एनर्जी मान लो 25% इक्वल टू 2050 में 1 लाख आता है, तो 1 लाख मेगावाट पावर जनरेशन इंडिया 2050 में किससे कर रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी से। तो 1 लाख का 70,000 ये कर रहा होगा और 30,000 मेगावाट ये कर रहा होगा। ये मैं कहने का मतलब है। ठीक है ना, तो उस समय का 30% ये करेगा, जितना भी आएगा पूरे न्यूक्लियर एनर्जी का 30%। यहां वैल्यू नहीं बताया गया कि यहां इतना इतना, यहां परसेंटेज बोला गया। तो जो गवर्नमेंट लिखी है मैंने बता दिया। हाँ हाँ, तो अभी तो कुछ नहीं है ना, अभी तो सिर्फ 500 गीगा, अभी तो सिर्फ 500 मेगावाट है, अभी तो फिर वो भी नहीं है ना। जब हम लोगों ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर लिखा था, कितना बोला था मैंने? सिर्फ 500 मेगावाट, कुछ और भी बोला था। अब तुम लोग पीछे का लेक्चर नहीं पढ़े हो तो इसमें हमारी क्या गलती? इसमें तुम्हारी गलती है ना। हम तो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लेके चल रहे हैं, ताकि पीछे वाले टॉपिक से आज वाले के कंसेप्ट को जोड़ेंगे ना, आज वाले से भी अगले वाले को जोड़ेंगे। नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी गलती, हम तो उसको पढ़ाए हुए हैं, है ना। हम पढ़ाई ऐसे रहे कि जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, पीछे की चीज आगे वाले को जोड़ेगी। इसी को कहते हैं कैस्केडिंग ऑर्डर ना। पीछे वाली नॉलेज आगे को जोड़ेगा, आगे वाले को उसके आगे वाले को जोड़ेगा। ये चीज हम तुमको पीछे बताए थे। चलिएगा, न्यूक्लियर फिजन पे जितनी भी चीजें थी, चाहे फैक्ट हो चाहे कंसेप्ट हो, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम चलेंगे अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ, जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। अगला टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट।
ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को लेकर दुनिया में क्या बातचीत होती है जरा सुनो। ऐसा है, दुनिया में 1985 में यानी 1985 में 35 नेशन साथ आते हैं। कितने नेशन साथ आते हैं? 35 नेशंस, और कहते हैं कि भाई हम लोग मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को चलाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट चलाएंगे, यानी ईटर रिएक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ईटर रिएक्टर। एक्चुअली ईटर रिएक्टर पे 3 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, 2 बार पीटी में पूछ चुका है, 1 बार मेंस में पूछ चुका है। पीटी में एक बार 2007 में आ गया है, मेंस में एक बार 2008 में आ गया है, और पीटी में दूसरी बार 2017 में आया, 10 साल बाद फिर ये क्वेश्चंस ईटर को लेकर। ठीक है, ईटर है क्या? ईटर एक फ्यूजन रिएक्टर है। ईटर एक फ्यूजन रिएक्टर है। अभी तक आपने जो भी टॉपिक पढ़ा था सारा का सारा फ्यूजन था। इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम ही फ्यूजन पे बेस्ड था। अब हमने बोला देखो हम लोग का फ्यूजन वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब हम किधर आते हैं? फ्यूजन वाले की तरफ। फ्यूजन में दुनिया में क्या हो रहा है, तो वही कहानी तुम लोग को बता रहा हूं। 1985 में दुनिया में सबसे पहली बार शुरुआत हुई कि हम लोग फ्यूजन पे भी मिलकर काम करेंगे। ठीक है, 33 कंट्री साथ आने की बात करते हैं और कहते हैं मिलजुल कर हम लोग एक रिएक्टर बनाएंगे जिसका नाम है ईटर रिएक्टर। ईटर का पूरा नाम है, ईटर क्या एक तरह का फ्यूजन रिएक्टर है, ईटर का पूरा नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। किसका नाम? ईटर का। इस रिएक्टर को बनाने की बात होती है। फिलहाल चीजें बहुत फाइनलाइज नहीं होती हैं। ठीक है, पैसे को लेकर कैसे काम होगा, क्या क्या करेगा, जहां पर चीजें फाइनलाइज नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि सुबुगाहट जो होती है, शुरुआत जो होती है कि हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन पे भी काम करें, इसके डिस्कशन जारी हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और सुनो, ये चीज अगर सफल हो गए ना तो बहुत फायदा होने वाला है। कैसे फायदा होने वाला है? अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा आपको यह होने वाला है कि पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इनफिनाइट हीट मिल सकते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग है तो याद रखो, जब मैंने पिछले लेक्चर में फिजन और फ्यूजन में कंपैरिजन बोला तो मैंने बोला था फिजन में हीट और एनर्जी ज्यादा होती है और फ्यूजन में हीट और एनर्जी इनफिनाइट तक हो सकती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इनफिनाइट तक हम बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही दिक्कत है कि अनकंट्रोल अगर एक बार शुरू कर दिया और कंट्रोल नहीं हो पाया तो इस पृथ्वी पर कोई बचेगा नहीं, और पृथ्वी भी नहीं बचेगी, क्योंकि लाखों डिग्री सेल्सियस में तो जिस पत्थर पर हम लोग खड़े हैं पृथ्वी पर, वो भी पिघल के भस्म हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, फिलहाल इस पे रिएक्शन रिसर्च करना है और इस पे काम जारी है। अब क्या होता है, अब काम यह क्या होता है, 2006 में आकर, है ना, 2006 में आकर कुछ गुड न्यूज सुनाई देता है। 7 कंट्री एक साथ आते हैं, 7 नेशंस केम टुगेदर। और उस समय मैं पेरिस में रहता भी और वहीं पर मीटिंग होती है इसको लेकर। वो जगह होती एल्से पैलेस, उसी के आसपास मैं घूम भी रहा था उस समय, 2006 की बात है। उस समय 7 कंट्री साथ आते हैं और 7 कंट्री वहां पर मीटिंग होती है। उस मीटिंग में क्या होता है, एक कंट्री है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, 1 नंबर ये, दूसरा रशिया, फिलहाल यूएसएसआर भी बोल सकते हैं उस टाइम तो, तीसरा यूएसए, चौथा जो है वो चाइना है, 5वां जो है वो जापान है, 6ठा जो है वो साउथ कोरिया है, और 7वां जो है वो हमारा भारत है। तो 7वीं कंट्री जो, मतलब 7वीं क्या, 7 कंट्री हैं जो मिलकर शपथ लेते हैं कि भाई देखो हम लोग आगे चलकर, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे एक फ्यूजन रिएक्टर बनाएंगे। ठीक है, और ये 7 कंट्रीज के नाम मैंने लिख दिए, यूरोपियन यूनियन, रशिया, यूएसए, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया। तो ये 7 कंट्री मिलकर इस रिएक्टर को बनाने की बात करते हैं। और ये 7 रिएक्टर जिसको बनाने की बात करते हैं, ये लोग वेन्यू भी डिसाइड करते हैं कि जिस जगह पे बनाया जाएगा, लगाया जाएगा, वो जगह है कैड्रेक। कैड्रेक वो जगह है जो कि साउथ फ्रांस में आता है, और यहां पर हम लोग इस रिएक्टर को बनाएंगे और इस रिएक्टर को यहां पर चलाएंगे, और छोटे लेवल पर इस रिएक्शन को कराकर हम लोग इसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और ये भी बोला गया इस जगह पर जो रिएक्टर सेटअप होगा वहां पे भी हम लोग लगभग 500 मेगावाट एनर्जी जनरेशन को कंट्रोल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन एक अनकंट्रोल रिएक्शन है और ये सब कुछ खत्म कर सकता है, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर 7 कंट्री मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात ये हो गई, यहाँ पर एक्चुअल में जो काम होना है वो कुछ इस तरीके से होना है। ये जो सारे कंट्रीज मैंने लिखे हैं ना, ये सब अपने अपने कंट्री में कुछ ना कुछ चीजें बनाएंगे।
ये सब अपने अपने कंट्री में कुछ ना कुछ चीजें बनाएंगे और ये सारी चीजें ले जाकर हम लोग बाद में इसके अंदर असेंबल कर देंगे। कहाँ? इस एरिया में। और तब जाके रिसर्च शुरू होगा। सुनने में आ रहा है इस रिसर्च को शुरू होने में बहुत समय लगने वाला है। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि 2035 तक जाकर ये रिसर्च शुरू होगा। फिलहाल देखते हैं, हम लोग सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, प्रे ही कर सकते हैं, भगवान इस तरह की चीजें सफल करो, ग्रीन हाउस गैसेज और जो चीजें हैं सब खत्म हो जाएंगी। अल्टीमेटली पूरी दुनिया को हम लोग ग्रीन हाउस गैस से छुटकारा दिला पाएंगे। क्यों? अगर इस तरह के ऑप्शंस हो गए तो कोयले जैसे ऑप्शंस तो खत्म हो जाएंगे ना। आपने यूएनएफसीसी नहीं पढ़ी है। यूएनएफसीसी का जब आप कोप 26 पढ़ेंगे ग्लासगो कन्वेंशन में, वहां पे भारत को लताड़ा भी गया है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जाकर बोल कर आए हैं कि हम लोग 2030 तक लगभग 50% पावर जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ये बोल कर आए हैं कि लगभग 500 मेगावाट पावर जनरेशन, 500 गीगावाट पावर जनरेशन हम लोग 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और बोली गई, यहां बोला गया दुनिया वालों तुम लोग ऐसा करो, पूरी दुनिया से कोल को खत्म करो। तो भारत कह रहा है देखो हम कोल को फेज आउट नहीं करेंगे। फेज आउट का मतलब होता है पूरी तरह से बंद करना। उसने बोला कि हम इसको फेज डाउन करेंगे। फेज डाउन का मतलब होता है कि हम धीरे धीरे इसको कम करेंगे तब जाके वहां पहुंचेंगे। और आप लोग मुझे सडनली बोल रहे बंद कर दो, हम सडनली बंद नहीं कर सकते। तो सडनली बंद कर देंगे तो हमारे कंट्री में लोग भूखे मर जाएंगे। हम धीरे धीरे फेज डाउन करेंगे, फेज आउट नहीं। और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को क्या दबाव डाला जा रहा है? कोयला बंद कर दो पूरी तरह से, अब कुछ करना नहीं पार कर रहा है, सुनो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हाँ धीरे धीरे जरूर कर देंगे। इस तरह की चीजों को लेकर भारत को लताड़ा भी गया है। ग्लासगो कन्वेंशन में जहां पे मोदी जी ने पंचामित्र की बात की थी। अब ये पंचामित्र ये सारी चीजें आपके इन्वायरमेंट की आती है, इसलिए मैं बच के निकलता हूं। इन्वायरमेंट में देखा जाएगा, अभी क्यों इस बारे में बात करें। लेकिन ये चीजें इंटरडिसिप्लिनरी थी, जोड़नी थी, इसलिए मैंने जोड़ दिया। ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें आएंगी तो कोयला 1 मिनट में पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। और पूरी दुनिया में अगर जिस कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, सबकी समस्या दूर हो जाएगी, सब एंजॉय करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी हर किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका मेट्रो हो, आपकी गाड़ियां हो, सब कुछ, आपका ईवी व्हीकल्स हो, सबको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। नहीं हाउ दे विल चार्ज देयर ओन बैटरीज आल्सो, हाउ द मेट्रोज आर रनिंग विद द हेल्प, हाउ द ट्रेन्स आर मूविंग विद द हेल्प। सब तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, यहां तक कि ट्रेन्स भी। क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका कंसेप्ट। अब 1 मिनट इस पर सुनना। इन्हीं कड़ी में एक कड़ी और है। क्या है कड़ी? अच्छा, एक चीज और कहते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन की जरूरत होती है। ठीक है, पहले न्यूक्लियर फ्यूजन कराओ, उसके बाद वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। असल में लोगों का कहना ये है, साइंस का कहना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के बाद वहां पर इतनी हीट आ जाती है, उस हीट के बेस पर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में कराते हैं, जहां पर हाइड्रोजन आइसोटोप को फ्यूज कराते हैं। कहने का मतलब ये है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन क्या पता कभी आते नहीं है, लेकिन कहीं गलती से आ गए तो। जैसे मान लो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 1s2 के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, 2He4 प्लस हीट और एनर्जी, यही बनती है ना, फिर बनती है। मैंने कहा यहां पर हमें कितना हीट और एनर्जी बनाना है, कितना बनाना है, 500 मेगावाट। तो ऐसा है, इस हाइड्रोजन आइसोटोप को पहले भिड़ाया जाता है, कोलिजन कराया जाता है। इससे कोलिजन के लिए भी एनर्जी लगेगी, वो लगेगी 50 मेगावाट, और उसी के बेसिस का 10 गुना यहाँ पे एनर्जी बनाया जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी है, 500 मेगावाट। ठीक है, और ये एनर्जी जो है, यानी रिएक्शन को शुरू करने के लिए एनर्जी चाहिए, और न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन को शुरू करने की एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा होती है। और उतनी ज्यादा एनर्जी के लिए हमें एटम बम टाइप की हीट और एनर्जी चाहिए। इसीलिए कुछ लोग ये चीजें लिखते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन को कराने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह की एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन से इतनी एनर्जी निकलेगी, तब हाइड्रोजन आइसोटोप फ्यूज होगा, और तब उसका कई गुना ज्यादा यहां बनेगा। ठीक है ना। इस तरह की बातें भी कही जाती हैं, इसको थोड़ा याद रखिएगा। क्या पता कभी आपके पेपर में इस तरह की चीजें आ ही जाए, क्योंकि क्या जगह के स्टेट पीसीएस वगैरह में फ्यूजन के लिए फ्यूजन जरूरी है, इस तरह का स्टेटमेंट लिखा था। ये बात सही है, लॉजिक समझ में आया। स्टेट पीसीएस में तो और आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी अगर आपको ना पता हो, तो यूपीएससी में तो इससे और टफ आएगा। तो स्टेट पीसीएस का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको इसी जगह पे समझा दिया है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि गुरुजी लोग हैं गाँव में, क्या करते हैं, गाँव में कुछ मिलता तो है नहीं, तो गुरुजी क्या करते हैं, 2 बच्चों का सर पकड़ते हैं ऐसे, और एक इनपुट एनर्जी लगाते हैं, और इनपुट एनर्जी लगा के भिड़ा देते हैं। तो जब गुरुजी इनपुट एनर्जी लगा के जब 2 का सर भिड़ाते हैं, इसमें गुरुजी की एनर्जी लगती है कि नहीं लगती है? उसके बाद जो एनर्जी बनती है भिड़ने के बाद, उन विद्यार्थियों से पूछे, वो आपको बताएंगे, है ना, जिन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया होगा या देखा होगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसा ही कुछ समझ लो इस देशी भाषा वाले एग्जाम्पल्स में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, इसी क्रम में एक चीज और सुनने में आया, क्या 2021 में एक न्यूज आया है ना, जिसपे मैंने 2021 में एक वीडियो भी बनाया था, आज से 3-4 साल पहले,
है ना। उसमें ये न्यूज था, चाइना मेड एन आर्टिफिशियल सन। उसमें ये न्यूज आया, चाइना मेड एन आर्टिफिशियल सन। हाँ, और इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आई एम वेरी श्योर अगर ये पूछ दिया तो आपके हिसाब से करंट अफेयर्स होगा। अभी मैंने इनडायरेक्टली बोला, 3 साल पहले मैंने इस पे वीडियो यूट्यूब पे बना रखा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस 2021 के हिसाब से आना चाहिए था, अभी तक नहीं आया, 4 साल गुजर गए, ठीक है। ये चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया है, क्या लॉजिक है? कुछ नहीं है दोस्त। असल में क्या है, मैंने अभी बोला ये सारे कंट्री क्या करेंगे, ये सारे कंट्री अपने कंट्री में एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, और अपने कंट्री में एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने के बाद इस तरह की चीजों को बनाने का निर्माण करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस रिसर्च को लिए वो लोग क्या करेंगे, अपने अपने कंट्री में छोटा छोटा रिसर्च करेंगे, सफल होंगे, और फिर वो सारे रिसर्च छोटे छोटे ले जाकर वो कैटरेक फ्रांस में ले जाकर वहां असेंबल करके 2030 के बाद वो रिएक्टर चलाएंगे कंट्रोल तरीके से। क्योंकि इतना बड़ा रिसर्च है कि एक कंट्री के बस का उतना बड़ा लैब बना पाना, उतना पैसा खर्च कर पाना, इतने साइंटिस्ट इकट्ठा कर पाना, इतना दिमाग लगा पाना, इतना समय दे पाना संभव नहीं है। इसलिए बहुत कंट्री मिलकर साथ आते हैं, मिलजुल कर पैसा इकट्ठा करते हैं, मिलजुल के हजारों हजारों की संख्या में वैज्ञानिक आते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। इस तरीके से जाकर इस तरह के रिसर्च को पूरा करने की कोशिश हो रही है, और इस तरह के अनुसंधानों को, रिसर्च को हम लोग मेगा रिसर्च के नाम से जानते हैं। तो मेगा रिसर्च जनरली अगर कभी बोला जाए मेगा रिसर्च क्या होता है, तो वो बड़े बड़े लेवल का रिसर्च जिसमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा संसाधन, बहुत सारा रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है, उसमें बहुत सारे साल लग जाते हैं, वो सारे रिसर्च मेगा रिसर्च के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ITER रिसर्च जो है, ये वाला जो एक आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट या फ्यूजन रिएक्टर बनाना है, ये एक तरह का मेगा रिसर्च है, बोल सकता हूं मैं। ओके एवरीवन, इसको हम लोग मेगा रिसर्च कह सकते हैं, इसको हम लोग मेगा रिसर्च कह सकते हैं। अब देखो, चाइना मेड एन आर्टिफिशियल सन की कहानी क्या है, ठीक है। एक चीज तो कंफर्म हो गया, चाइना मेड एन आर्टिफिशियल सन का मतलब है कि यहां पर क्या कहानी है, ITER का ही एक एक्सपेरिमेंट है जो चाइना ने किया है, ठीक है ना। कब किया? 2021 में। चाइना, एक रिपोर्ट आया कि हैफी एक प्रोविंस है जो कि चाइना में एक जगह पड़ती है, हैफी प्रोविंस। जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं ना, स्टेट होते हैं, वैसे ही वहां पर प्रोविंस होते हैं। पुराने जमाने में हमारे यहाँ भी रजवाड़े जो प्रोविंस हुआ करते थे, उसी तरह का हैफी एक प्रोविंस है, ये चाइना में पड़ता है। और यहाँ चाइना में इस जगह पर आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट को सफल किया गया, और इस आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल तरीके से सफल करने के लिए एक रिएक्टर बनाया गया, और उस रिएक्टर का नाम है, जो कि चर्चा का विषय रहा उस टाइम, है ईस्ट। तो ईस्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पूछा ITER क्या है, न्यूज में क्यों रहा है 2017 में, तो आंसर मानना था ये एक ऐसा रिएक्टर है जहां पर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को सफल करने की कोशिश की जा रही है। बस 2017 PT का क्वेश्चन था। बस अगर ये पूछे ईस्ट क्या है, तो पहले तो ईस्ट का मैं पूरा नाम लिख देता हूं। इसका पूरा नाम है एक्सपेरिमेंटली एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। एक्सपेरिमेंटली एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। एक्सपेरिमेंटली एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। इसका पूरा नाम है एक्सपेरिमेंटली एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, ठीक है। सुनो बच्चों, इसमें है क्या, एक्सपेरिमेंटली एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक में ये एक फ्यूजन रिएक्टर का नाम है, जिसके अंदर चाइना ने इस रिसर्च को सक्सेसफुल बनाया। किसको? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को। और कैसे? पूरे कंट्रोल तरीके से। क्या किया चाइना ने इसके अंदर? सुनो, असल में जो सन है ना, जो सूरज है, उसका जो कोर का टेम्परेचर होता है, सन के सेंटर को हम कोर कहते हैं। याद रखना, कोर का टेम्परेचर हर जगह सबसे ज्यादा होता है। सन के कोर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा मिलेगा पूरे सन में। अर्थ के कोर में अर्थ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा मिलेगा। इतना तो आपने ज्योग्राफी में भी सुना होगा। अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह किताब पढ़ी होगी तो आपको एक लॉजिक मिल गया होगा कि कोर में अंदर की तरफ सेंटर जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब सुना, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, जनरली जो सन के कोर का टेम्परेचर रिकमेंड किया गया, बताया गया, वो बताया गया भैया 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कहाँ? सन के कोर का टेम्परेचर, सन के सेंटर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब सुनो चाइना ने क्या किया। चाइना ने क्या किया, जो सन के कोर का टेम्परेचर है उसका 8 गुना टेम्परेचर मेंटेन किया। कितना? 8 टाइम्स, है ना। कितने समय के लिए? 101 सेकेंड के लिए। कहां? इस रिएक्टर के अंदर।
नई बात समझ में, चाइना ने क्या किया, जो सन का टेम्परेचर है कोर का, उसका 8 गुना ज्यादा टेम्परेचर, 8 गुना ज्यादा टेम्परेचर आप खुद निकाल सकते हैं, लगभग 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन किया। कहां? इस रिएक्टर के अंदर। कितने समय के लिए? 101 सेकंड के लिए। 101 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट एंड 41 सेकंड के लिए। बहुत ही कंट्रोल तरीके से, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ। और चाइना यहां पर इसने बाजी मारी। और यहां पर कैसे चाइना ने सारा काम किया, तो मैं कीवर्ड दे देता हूं, टेक्निकल हम लोग एंटर नहीं करेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। कुछ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाइना ने मैनेज किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को चाइना ने मेंटेन किया, और उसके बेसिस पर रिएक्शन दो कंट्रोल तरीके से, बताओ 121 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचाना, वो भी सन के टेम्परेचर का 8 गुना बढ़ाना, कितना खतरनाक था। लेकिन चाइना ने इसको सफल बनाया और इसको कंट्रोल किया विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड। और ये चाइना की वाहवाही और तारीफ पूरी दुनिया में हुई। और भारत के भी जो न्यूज़पेपर से उन लोगों ने भी छापा कि चाइना ने कृत्रिम सूर्य बना लिया है, आर्टिफिशियल सन बना लिया है। बात समझ में आ गई? और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैला, और यहाँ के भी हर न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल्स दिए गए। बस गलती से यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। मैं आपको आज से 3 साल 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब कैसे किया गया, क्या किया गया, कोई जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए सफल हो गया है। हैफी जान लीजिए, टेम्परेचर जान लीजिए, 101 सेकंड डाल लीजिए, और एक लाइन और ज्यादा जान लीजिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वो तो मैं पढ़ाता ऐसा हो कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा आ जाता है और ज्यादा जानने की कोशिश होती है। लेकिन मुझे पता है कि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं, तो ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिलाऊं, है कि नहीं? बनना तो आईएएस है ना, कौन सा जाके मास्टर बन के किसी आईआईटी में पढ़ाना है। चलिए, तो ये हो गया चाइना वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको ऊपर से समझा दिया है। चलिए, जितना आपके पेपर के लिए चाहिए था उतना मैंने कर दिया। 2-3 साल पहले ईटर रिएक्टर पे मैंने वीडियो बनाया होगा, गूगल पे जाएगा, यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। चलिए, टोकामाक क्या है? गलती से बोलना भूल गया, बोलना चाहिए था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोकामाक एक्चुअल में एक जापानीज वर्ड है। अक्सर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है टोकामाक बोले, क्या पता किसी आर्टिकल में सिर्फ टोकामाक नाम लिखा हो। टोकामाक एक जापानीज शब्द है, जापान लैंग्वेज में टोकामाक कहते हैं। तो टोकामाक इज अ जापानीज वर्ड। टोकामाक एक जापानीज वर्ड है, जापान लैंग्वेज में टोकामाक शब्द यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है फ्यूजन रिएक्टर। ओ, जापानीज फ्यूजन रिएक्टर के लिए टोकामाक शब्द का यूज करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये टोकामाक क्या है? एक तरह का फ्यूजन रिएक्टर है, जापानीज लैंग्वेज में, जापानी भाषा में। समझ में आ गया बच्चों? ये एक जापानीज वर्ड है। अब सुनो, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या फायदा होने वाला है, समझ में आ गया? कार्बन जीरो, नो ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस खत्म, सब खुश, नो वेस्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सुनो। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को रीप्रोसेसिंग प्लांट के बारे में बताया था? नहीं बताया था। कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताया था? नहीं बताया था। ऐसा है, मुझे बताना चाहिए था। जब यूरेनियम यूज होता है, थोरियम यूज होता है, प्लूटोनियम यूज होता है, तो इनके न्यूक्लियर वेस्ट आते हैं। इनके न्यूक्लियर वेस्ट को क्या हम लोग खुला खुला नाले से गिरा देते हैं, नाले में फेंक देते हैं, चले जाओ भाई, नदियां मिल जाओ, दरिया में मिल जाए, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, उसको हम रीप्रोसेसिंग प्लांट से ले जाते हैं। एक लाइन में बोल देता हूं, एक लाइन में। रीप्रोसेसिंग प्लांट्स क्या होता है? देखो, रीप्रोसेसिंग प्लांट्स वो जगह होती हैं जहां पर न्यूक्लियर वेस्ट की रिसाइकिल की जाती है। क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट में रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। या हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर वेस्ट की रिसाइकलिंग करते हैं, और रिसाइकलिंग करने से वो चीज इस लेवल तक डिकम्पोज हो जाती है कि अब वो खतरनाक नहीं होती है। गॉट इट? अब वो खतरनाक नहीं होती है। भारत में पहला रिप्रोसेसिंग प्लांट जो बनाया गया वो 1964 में बनाया गया। कहां बनाया गया? ट्रॉम्बे। और ट्रॉम्बे पड़ता है बच्चा महाराष्ट्र में। यही वो ट्रॉम्बे जगह है जहां पर पहला एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर अप्सरा भी लगाया गया। याद है आप लोगों को? 1956। ठीक है। तो क्या सर भारत में आज एक ही जगह रिप्रोसेसिंग प्लांट है? नहीं, भारत में 2 और जगह है। एक जहां पर तारापुर है, मेरे नॉलेज में तारापुर भी है, महाराष्ट्र, और एक और है बच्चा जिसका नाम है कलपक्कम, तमिलनाडु। तो कुल मिलाकर भारत में आज कितने रिप्रोसेसिंग प्लांट आपको मिल जाएंगे?
3। और इसके साथ ही भारत दुनिया में चौथा ऐसा कंट्री बन जाता है जो रीप्रोसेसिंग प्लांट सेटअप करने वाली कंट्री की सूची में आता है, जो रीप्रोसेसिंग प्लांट की सूची में आता है। ओके, ये है कुछ रीप्रोसेसिंग प्लांट्स के बारे में जो जानते रहो। ठीक है, रीप्रोसेसिंग करना किसी न्यूक्लियर वेस्ट के लिए इतना आसान नहीं है, वो खतरनाक टास्क है। ओके, वो एक खतरा भी है, बट स्टिल इंडिया हैज अचीव दिस टेक्नोलॉजी रीप्रोसेसिंग प्लांट, जहां पर हम न्यूक्लियर वेस्ट की क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करने का मतलब अब वो खतरे की दृष्टि में नहीं रह गया, खतरे के निशान से बाहर चला गया, या फिर ले जाके उसको हम जमीन वमीन में काफी नीचे या कहीं पर दबाते हैं जिस हिसाब से। ओके एवरीवन, ये है आपका कंसेप्ट रीप्रोसेसिंग प्लांट का, गलती से छूट रहा था। ठीक है, फिजन हो गया, फ्यूजन हो गया। अभी देखो न्यूक्लियर एनर्जी में कुछ चीजें और बची हैं, जरा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक और न्यूक्लियर एनर्जी में जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, एक तो न्यूक्लियर एनर्जी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो एक तरफ मिला न्यूक्लियर एनर्जी का एडवांटेज और दूसरी तरफ मिला न्यूक्लियर एनर्जी का डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी एक है प्रॉस और दूसरा है कॉन्स। जैसे हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ा था, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वैसे रिन्यूएबल न्यूक्लियर एनर्जी भी पढ़ेंगे। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ा था वैसे न्यूक्लियर एनर्जी भी, है ना। देखो ये सीधा प्रभु के दर्शन, है ना, आत्मा परमात्मा का मिलन। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चंस जो आपने हेडिंग डाला है, जैसे पढ़ाता हूँ ऐसे ही यूपीएससी पूछता है। न्यूक्लियर एनर्जी के कौन से फैक्ट्स हैं और कौन से फियर्स हैं, तो ठीक है ना, कौन से एडवांटेज है और कौन से डिसएडवांटेज है, लिख दो। यही तो हेडिंग डाले हो ना, नहीं समझ में आई बात। जो हेडिंग डाले हो यही क्वेश्चन तो यूपीएससी 2018 के मेंस में था, वही मैं दिखा रहा था। आप जो पढ़ रहे हो अंधे में नहीं पढ़ रहे हो, उसका प्रमाण भी देता हूं मैं, ताकि खुद पे भरोसा करो। क्योंकि अगर मैं चीजें नहीं बताऊंगा आपको कभी समझ में नहीं आएगा आप क्या पढ़ रहे हैं। यूपीएससी में 99% लोग तो अंधेरे में तीर लगा रहे हैं ना, कम से कम मेरे सब्जेक्ट में तो एकदम आंख देखकर तीर लगाई है। आपको तो बाकी केस में वो आंखें नहीं पता है ना, हमारे में कम से कम आंख है सटीक, थोड़ा तिरछा मिर्छा जाएगा, लेकिन आंख के पसवे रहेगा ना। बाकी केस में तो आपने आंख ही नहीं देखा, आपको पता नहीं कि आप कहाँ जाएगा। मेरे में तो फिर भी पता कि आसपास ही रहेगा अगर गया भी तो, और जब आसपास आप पहुंच गए तब तो तीर लगने के पूरे चांसेस हैं नाक में। अब वो आपका आईक्यू है, देख लीजिए कितना पकड़ लीजिएगा। चलिए, इसीलिए हम थोड़ा क्वेश्चन बीच में दिखा देते हैं। आइए अब एडवांटेज की बात करते हैं। ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है, गलती से लाइन खींच दिया, लाइन नहीं खींचना चाहिए था। ये डिफरेंस नहीं है, एडवांटेज सुनिए। पहले एडवांटेज में हम लोग बात करते हैं। सबको पता होना चाहिए कि अगर हम रिन्यूएबल की बात करें तो भैया रिन्यूएबल की क्षमता बहुत कम है पावर जनरेशन करने की, लेकिन न्यूक्लियर की क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा। तो पहली बात होगी दे हैव अ हाई एफिशिएंसी फॉर पावर जनरेशन। दे हैव वेरी हाई एफिशिएंसी। हाई क्यों लिखें, जब लिखी रहे तो और बढ़िया से लिखते हैं। दे हैव वेरी हाई एफिशिएंसी फॉर पावर जनरेशन, बहुत बढ़िया। पावर जनरेशन करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है न्यूक्लियर एनर्जी की, बहुत बढ़िया भाई। हाई एफिशिएंसी फॉर द पावर जनरेशन, अच्छी खासी क्षमता है पावर जनरेशन करने की। दूसरा एडवांटेजेस क्या है, दूसरा एडवांटेज यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग मेडिसिन में भी हो सकता है, यानी न्यूक्लियर मेडिसिन भी हम कह सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन मैंने आपको कुछ बोला नहीं तो यहाँ 2 लाइन बोल देता हूँ, 2-4 मिनट और ले लेता हूँ न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में। लेकिन हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी में ही न्यूक्लियर मेडिसिन एज उसका एडवांटेज भी है। अब आप पूछोगे सर क्या होता है न्यूक्लियर मेडिसिन। सुनो बच्चों, ऐसा है, डिफरेंट तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, वो हमने कल बात कर ही लिया था बेसिक कंसेप्ट में प्रीवियस लेक्चर में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और डिफरेंट तरह के जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, आइसोटोप्स हैं, इनकी एक मेडिसिनल वैल्यू है ना। इनको हम डिफरेंट तरह की मेडिसिनल वैल्यूज में यूज करते हैं। अगेन आई रिपीट, डिफरेंट तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और उनके आइसोटोप्स का हम मेडिसिनल पर्पस में यूज करते हैं, और यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट और आइसोटोप्स न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर आते हैं, और इसी मेडिसिन को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन कह देते हैं।
यानी ऐसा मेडिसिन है जहां पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स और उनके आइसोटोप्स का यूज होता है। ठीक है, तो उसके आगे यही लिखोगे, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड आइसोटोप यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। खत्म बात है ना, सीधा लिखो, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड आइसोटोप यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। अब सुनो जरा 1 मिनट, यहां सुनो। जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उसका मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, सुनो बच्चों। जैसे अगर हम लोग आयोडीन आइसोटोप की बात कर लें, आयोडीन का जो आइसोटोप होता है इसका यूज किया जाता है बच्चा गले में जो बीमारी होती है ग्वाइटर के लिए, हिंदी भाषा में उसको घेघा बोला जाता है। पहाड़ी एरिया के लोगों में ज्यादा होता है क्योंकि वो लोग टाटा नमक नहीं लेते हैं, ठीक है ना, चलिएगा। और सरकार टाटा नमक में करके आपको आयोडीन दे देती है सबसे सस्ता सोर्स बनाकर, ठीक है ना। तो ये आयोडीन का ही एक आइसोटोप होता है जिसको यूज किया जाता है उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। उसी तरह कोबाल्ट आइसोटोप होता है, इसका उपयोग होता है एक्चुअल में ब्लड कैंसर में, है ना, ब्लड कैंसर वगैरह में। एक और थेरेपी होती है कहते हैं गामा रेडिएशन थेरेपी, है ना, ये बहुत ही कॉमन रेडिएशन थेरेपी। अगर किसी को कैंसर वैंसर होता है तो उसकी बॉडी को लोकलाइज करके वहां पर गामा रेज को भेजकर उस कैंसर वाले सेल को मारने की कोशिश करी जाती है और इंसान को बचाने की कोशिश की जाती है। तो ये गामा रेडिएशन, कोबाल्ट आइसोटोप, आयोडीन आइसोटोप, ये सब बच्चा न्यूक्लियर मेडिसिन के एग्जाम्पल है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस है। ओके, ये न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस है, लिखते रहिएगा न्यूक्लियर मेडिसिन में एग्जाम्पल्स। एक हुआ आयोडीन आइसोटोप्स जो कि क्या है, ग्वाइटर नामक बीमारी में बचाएगा, घेघा। दूसरा होता है कोबाल्ट आइसोटोप जो कि ब्लड कैंसर में सुरक्षा के लिए यूज होता है। गामा रेडिएशन थेरेपी, गामा रेस की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने 9-10 स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री पढ़ी है तो अल्फा बीटा गामा को पढ़ाया गया, उसमें बोला गया गामा का पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा तेजी से बॉडी के सेल को डैमेज करता है, अगर कहीं कैंसर का सेल है तो उसको मार देगा और हमें बचा लेगा कैंसर से, ये मान लीजिए। इस तरह की चीजें हैं जो यूज किया जाती है। अभी हम एडवांटेज में और चलते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर मेडिसिन याद रखिएगा, इट्स अ वंडरफुल टॉपिक, अपने आप में भी हो सकता है कहीं से क्वेश्चन आ ही जाए, ठीक है। अब सुनो, न्यूक्लियर एनर्जी के और भी एडवांटेजेस क्या हैं। ऐसा है, अगर आप किसी चैम्बर को स्टरलाइज करना चाहते हैं या पैथोजन फ्री करना चाहते हैं, तो वहां पे भी रेडिएशन थेरेपी यूज किया जाता है। सर आप कहना क्या चाहते हैं, जैसे कि ओटीज हम कहते हैं ऑपरेशन थिएटर्स को, जहां डॉक्टर ऑपरेशंस करता है। डॉक्टर हमेशा उस जगह को पूरा हाइजीनिक बना के रखता है, जो कि आपका पेट खुल रहा है पूरा कट के, अब पूरा बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में वो कमरा पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, पूरी तरह से क्या होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। तो उस एरिया में रेडिएशन थेरेपी करके ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर भी क्या किया जाता है, वायरसेस बैक्टीरिया को इनएक्टिव कर दिया जाता है। इसी देखिए जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते तो पहले कहते हैं जूता उतार दीजिए, क्या पता कोई पैथोजन लेके आप जूते में जा रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एकदम फिर आपको एक दूसरा कपड़ा पहनाया जाता है कि नहीं, फिर आपको फिर अंदर ले जाया जाता है, बड़ा तामझाम है उसमें। तामझाम क्यों है, आपकी सुरक्षा के लिए ये सब चीजें। एक तो ये भी हो गया स्टरलाइज कर। इवन मुझे अभी भी याद है जब कोविड खत्म हो रहा था, खत्म क्या हो रहा था बाद में फिर आ रहा था, उस केसेस में मेरे नेफ्यू ने बोला मामू है ना मेरे को पिज्जा खाना है। मैंने कहा चुपचाप शांति से बैठो, घर का खाना होगा, है ना, कोई बाहर का खाना है। फिर बोला मामू मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग पिज्जा जो डोमिनोज से आ रहा है वो ना स्टरलाइज होके आ रहा है। मैंने कहा कैसे, तो मैं गया डोमिनोज की साइट, उसमें लिखा था कि अल्ट्रावायलेट लाइट से जब पास करके हम उस पिज्जा को भेजते हैं तो उसमें कोविड वायरस भी इतने समय के अंदर अगर रहेगा तो मर जाएगा। मैंने कहा ठीक है फिर रुको मैं मंगाता हूँ। फिर हम दोनों ने खाया मार्गरीटा, एक्स्ट्रा चीज बस, और टॉपिंग भी था। और सुनो गार्लिक ब्रेड के साथ हमने एक्स्ट्रा चीज भी मंगाया था। आ गया मुंह में पानी, आओ इधर आओ खब्बुओं इधर आओ। तो सर इनडायरेक्टली आप क्या समझा रहे थे पिज्जा के साथ, भाई फूड आइटम्स को भी हमने स्टरलाइज किया था, किससे, अल्ट्रावायलेट लाइट से। इसका मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसी चीजें खाने वाने की चीजों में भी जो होती हैं वो उनको पैथोजन फ्री कर देती हैं। पैथोजन होता है बच्चा डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो एग्जाम्पल में लिख रहा हूं रवि सर और उनका भांजा, है ना, जो डोमिनो का पिज्जा खाया था, है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल है। ओके, ये कोविड का टाइम है। अच्छा और सुनो, आप ना रेडिएशन कराकर किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड एरिया में जाकर वहां किल इंसेक्ट कर सकते हैं और पौधों को कीड़ों से बचा सकते हैं। वाह,
तो सर रेडिएशन कराकर हमें केमिकल डालने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, रेडिएशन की मशीन लेके जाओ, उस एरिया में होकर गुजार दो थोड़ी देर के लिए। वहां अगर कोई भी इंसेक्ट है जो पौधे को खा के बर्बाद कर रहा है, जिसको मारने के लिए आप लोग केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आगे चलो बच्चों, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये होगा रेडिएशन किल इंसेक्ट्स। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, अब बताओ, एडवांटेज तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम बंद कर दें कि अभी और लिखाएं? मतलब पैसा दिए और मिल जाए तो क्या बुरा है कि नहीं? काम भर का हो गया, ठीक है, अब एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम और नहीं सोचेंगे। ठीक है, अब हम और नहीं सोचेंगे, हो गया। अच्छा चलो एक और सोच लेते हैं। जानते हो जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट ब्रीडर समझते हो? जो ना एग्रीकल्चर वगैरह में है ना, जो डिफरेंट तरह के पौधे के वैरायटीज बनाते हैं, वो कई तरीके से पौधों के वैरायटीज बनाते हैं। क्या करते हैं, किसी सीड वीड को ले लेते हैं या किसी प्लांट वगैरह को ले लेते हैं, उसके बाद उनमें रेडिएशन गुजारते हैं, और रेडिएशन गुजारने के बाद उनके जेनेटिक कैरेक्टर में बदलाव करते हैं, और जेनेटिक कैरेक्टर में बदलाव कर कर अगर अच्छा जेनेटिक कैरेक्टर बनता है तो उसके सीड को मल्टीप्लाई करके किसानों को देते हैं, चलो ये वाला लगाओ, इससे पैदावार अच्छी होगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम रेडिएशन थेरेपी से भी प्लांट के जेनेटिक कैरेक्टर को अगर बेटर हो गए तो उनके सीड को मल्टीप्लाई करके किसानों को देकर उस जगह की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो क्या लिखा है, रेडिएशन को किसी सीड या किसी प्लांट में देकर उसमें जेनेटिक चेंजेस कराकर, है ना, कैरेक्टर्स को इंप्रूव करके उस सीड को, उस पौधे के मल्टीप्लाई करके उस सीड को मैक्सिमम नंबर में बनाकर फिर किसानों को दिया जाता। भैया ये वैरायटी लगाओ, ये अच्छी वैरायटी है। अब हमको मत बोलो, नहीं तो हम और सोचेंगे तो और आ जाएगा। और सोचेंगे आप, एक नंबर के बात बदमाश लोग हो तुम लोग। कह रहे मत बोलो सोचने को, बाबा कह रहे सोचो, इसका कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, ऐसा है, आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों ने देखा होगा, और लगे हाथों 2018 के पीटी का क्वेश्चन भी है। ठीक है, 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा कि भाई वाटर प्यूरिफायर में जो हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन वाटर प्यूरिफायर। ये देखो, हर किसी के घर में वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है, सर किसी के पास उसमें वाटर प्यूरिफायर सफेद कलर ट्यूब होगा, उसमें यूवी लिखा होगा, पर किसी को नहीं पता उसके ऊपर यह भी लिखा हुआ है इट किल्स बैक्टीरिया। जो यूपीएससी का क्वेश्चन है कोई नहीं पढ़ा, और काफी लोग क्वेश्चन को छोड़ के आए अंधी में, जो लोग घर के अंदर अंधेरे में रहते हैं। रोज पानी जाके आरओ से खोल रहे हैं, कौनो नहीं देख रहे हैं उसमें यूवी लिखा है, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है इट किल्स द माइक्रोब्स इन द वाटर। और इसलिए आपका वाटर जो था पूरी तरह से हाइजेनिक रहता, नहीं तो हो जाए दस्त, लूज मोशन। ठीक है ना, चलिए। और पता नहीं और क्या क्या, टाइफाइड और वो क्या नाम है जी, अरे जॉन्डिस। अरे हाँ, लगे हाथों यहां पे एक बात बता दूं, कितने बच्चे हैं जो गोलगप्पा लाइक करते हैं? पानी पूरी, ओके, हाँ। तो एक बात बताओ, लेकिन सुनो, ऐसा नहीं हम कहीं भी हो गया बच्चा, हो गया गोलगप्पा, हो गया है ना, तुम इतनी देर तक हाथ उठाइयो, कई लोग उठा के नीचे कर चुके हैं, है ना। ऐसा है कि गोलगप्पा भारत में सबसे बड़ा रीजन है टाइफाइड होने का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पिछले 3 साल से लगातार 80 to 90% केस टाइफाइड के जो हुए हैं वो पानी पूरी है, फुल्की है, गोलगप्पा है, पानी पूरी है। अलग अलग स्टेट्स में, भैया हम तो 20 जगह जाते हैं, कम से कम शहरों में कम से कम 10-12 स्टेट हो जाता है, हर जगह अलग अलग नाम है। और पूरे इंडिया की बात बता रहा हूं, मेन रीजन जो टाइफाइड का है वो पानी पूरी, गोलगप्पा और फुल्की का पानी है। ठीक है, देख लीजिएगा। सर कैसे है टाइफाइड? हाँ तो पानी है। अब इधर क्यों गए तुम, चेहरा देखो उतर गया इसका एकदम। खाते रहते तो हम क्या करें, ऐसी जगह खाओ जहां की मतलब साफ सुथरा रखे आदमी है। चलिए, है ना, पूछ लो भैया, रोज पानी नहीं बदलते हो ना, रात भर में अगर पानी ऐसा रह गया तो क्या होगा, एनारोबिक प्रोसेस हो जाएगा, ढक के रख देगा, बैक्टीरिया तो है ही है, वो सड़ेगा रात भर। सुबह क्या करेगा, सिर्फ पानी घोल के चटनी डाल के फिर भी लगा दे, बैक्टीरिया तो है ही है। और अगर मान लो वो फेंक दे, अगर वो फेंक दे तब अच्छा है, दूसरे दिन फ्रेश बनाए तो। अब इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पास जाके एक दिन रहना पड़ेगा, और फिर बार बार जाके उसी के यहां खाना पड़ेगा। चलिए, तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे हम ये कहना चाह रहे हैं
गोलगप्पा का पानी लेने के बाद उसको डाल दो आरओ के अंदर, हम क्या करें, नहीं बचेगा। बैक्टीरिया खाना है कि गोलगप्पा खाना है, तुम डिसाइड कर लो, स्वाद नहीं बचेगा। देखो अब हम दोबारा नहीं सोचेंगे, बहुत हो गया। अल्ट्रावायलेट लाइट वाटर प्यूरिफायर में काम करता है, जो किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है ना, वो क्या करता है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो बहुत हो गया हंसी मजाक, सीरियस हो जाओ। किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हंसी मजाक में भी क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। चलिएगा अब सुनो, अब हम पूछ ही नहीं रहे हैं कि और बताएं, फालतू हम पूछ ही नहीं रहे हैं, खत्म। इधर है डिसएडवांटेज, पूछते रहेंगे। हम 1 घंटा भी रुक जाए तो 1 घंटा एडवांटेज पढ़ा रहे होंगे, 50 एडवांटेज हो जाएगा। अन्य पता चलेगा 5 से हम आईएएस बन जाएंगे, 50 से फिर वही मास्टर बन गए। देखिए फालतू काम, इधर आइए। अब हम आते हैं डिसएडवांटेज में। सुनो बच्चों, डिसएडवांटेज में, चलो डिसएडवांटेज में क्या है, सुनो भाई। डिसएडवांटेज न्यूक्लियर एनर्जी में देखो, पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि एटम बम, हाँ तो एटम बम लिख दिए ना, उससे ज्यादा क्या है। और एटम बम लिख दिए तो क्या होगा, मास लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन हो गया। एटम बम वगैरह 1-2 लोग थोड़ी ना मारते हैं, ले गया पूरा हिरोशिमा साफ, ले गया पूरा नागासाकी साफ, ठीक है ना। अभी बताता हूं एटम बम गिरता है तो क्या होता है। एटम बम मास लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पहला न्यूक्लियर एनर्जी का मिसयूज है ना, डिसएडवांटेज। दूसरा लिखना है ना, इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। ये रेडिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनमें इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस होते हैं, है ना। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, दोज आर डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोज आर डेंजरस फॉर लिविंग बीइंग्स, दोज आर डेंजरस फॉर लिविंग बीइंग्स, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए खतरनाक है ना। इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। और एक बात और बता दूं, जो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन होते हैं, दे कॉजेज म्यूटेशन, दे कॉजेज म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो होता है वो खतरनाक होता है, म्यूटेशन होता है, जेनेटिक चेंजेस सडनली कर देता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, दोज आर डेंजरस फॉर लिविंग बीइंग्स। कैसे खतरनाक है, दे कॉजेज म्यूटेशंस। और म्यूटेशन होता है बच्चा सडन जेनेटिक चेंजेस, कैंसर वैंसर कर देते हैं सब, और यहां तक कि आपको किल भी कर सकते हैं रेडिएशंस। ओके, कैंसर होना, सडन जेनेटिक चेंजेस होना। फिलहाल कैंसर खुद अपने आप में एक सडन जेनेटिक चेंजेस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ म्यूटेशन। और म्यूटेशन आपको बताऊं 99.9% केसेस में म्यूटेशन, 99% केसेस में म्यूटेशन जो होता है वो निगेटिव होता है, खतरनाक होता है। और सुनो, हैंडलिंग एंड केयर ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। हैंडलिंग एंड केयर से अच्छा हैंडलिंग एंड डिस्पोजल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हैंडलिंग एंड केयर प्लस डिस्पोजल, सारी चीजें एक जगह पे ऐड ऑन कर देता हूं। ये सारी चीजें रेडिएक्टिव एलिमेंट्स की आसान नहीं है। तो सर आप क्या कह रहे थे, री प्रोसेसिंग प्लांट आएगा, री प्रोसेस, अरे भाई हम बोल दिए बस, इतना आसान नहीं है। नहीं तो हर कंट्री नहीं डेवलप कर लेते, ठीक है तुम थोड़े बहुत स्तर पे पहुंच गए अच्छे लेवल पे, लेकिन ओवरऑल तो वो भी डिसएडवांटेज में आएगा कि नहीं आएगा। हैंडलिंग एंड केयर ऑफ रेडिएक्टिव एलिमेंट, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, ये सारी चीजें, हैंडलिंग एंड केयर ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, ये सारा खतरनाक है। ओके, ये सारी की सारी चीजें खतरनाक है, ठीक है। ये आपके हो गए कुछ डिसएडवांटेज, ये ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए। और ये आपके मेन सा क्वेश्चन पेपर है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग पहले यहां पे बात करने वाले हैं, अगर एटम बम गिरा तो क्या होगा। अगर एटम बम गिरा तो क्या होगा, इंपैक्ट ऑफ एटम बम। सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, अरे भैया इसी के बाद एक अलग क्वेश्चन तैयार होगा। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा इंपैक्ट ऑफ एटम बम, लेकिन इंपैक्ट ऑफ एटम बम का रिजल्ट आएगा। सो इंपैक्ट ऑफ एटम बम, देखो जब एटम बम गिरता है तो 2 लेवल पे इंपैक्ट होता है। पहला शॉर्ट टर्म इफेक्ट, और दूसरा जिसको हम कहते हैं बच्चा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। एटम बम गिरता है तो 2 लेवल पे प्रॉब्लम होती है, पहला जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इंपैक्ट एंड सेकेंड वन इज अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होता है वो क्या होता है, देखो जब एटम बम गिरता है तो उस एरिया का हीट या टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, हीट या टेम्परेचर जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है।
उस एरिया का हीट और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो जब एटम बम गिरता है तो उस एरिया का हीट या टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। सर कुछ बचेगा बोलने लायक? वही तो हम कह रहे हैं इनडायरेक्टली, कुछ बचा कहाँ इतना टेम्परेचर बढ़ने लगा तो। ठीक है ना? तो सर कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर हम हिंदी लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। सब कुछ क्या हो गया? भस्मारती की तरह भस्म हो गया। और यहां ऐसा भस्मारती की तरह भस्म हुआ है कि भस्म भी नहीं मिलेगा अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर पे चीज जल गई तो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कहने का मतलब है बच्चों, इतना ज्यादा टेम्परेचर उस एरिया का बढ़ जाता है कि इंसान की परछाई तक मुश्किल से दिखती है। इस हिसाब से बॉडी खत्म होती है और इतनी तेजी से इंसान को मारता है कि एक पल में इंसान खत्म, सब स्किन खत्म, उड़ गया, सब धुआं बन के, गैस बन के हवा में डिसॉल्व हो गया। सोचो, तड़पने का भी मौका नहीं मिलता और दूसरे पल हम नहीं हैं। सर कैसी मौत बता रहे हो, फालतू बात मत करो, हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम फालतू बात हम भी नहीं बताना चाह रहे हैं। तो सर ये तो बहुत अच्छा है, इसमें दर्द भी नहीं हुआ, हम है भी नहीं। एग्जैक्टली कुछ ऐसा समझो। नहीं समझ में आई बात? अब यही सब रह गया, फालतू फालतू गंदी गंदी चीज सोचना। आईएएस बनना, इतना बड़ा बड़ा काम करना, एक दिन हम फोन करेंगे, सब भी गाड़ी में बैठ बैठ के एक दिन आएंगे, हम घूमेंगे, आईएएस की गाड़ी में बैठेंगे और तुम लोग ये सब फालतू बात कर रहे हो। चलिएगा ठीक है सर, हम समझ गए। लेकिन सुनो, ये जो माहौल होता है बच्चा, ये तब तक होता है जब तक यूरेनियम उस न्यूक्लियर बम के अंदर लगा होता है। यूरेनियम जल रहा होता है, हीट बढ़ रहा होता है, यूरेनियम जल रहा होता है, हीट बढ़ रहा होता है। सबको पता है एटम बम में कोई रिएक्ट मॉडरेट वो कंट्रोल रॉड और नहीं होता, वहां पे उसको बढ़ने दो, चेन रिएक्शन करने दो, हीट बढ़ने दो, लोगों को मारने दो। क्योंकि रिएक्शन जो होता है एटम बम का, वो कंट्रोल नहीं होता है। वो क्या होता है? वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। याद है ना? इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, न्यूक्लियर एनर्जी, तो रिएक्शन तो क्या करना होगा? कंट्रोल। और एटम बम बनाना है तो क्या करना होगा? अनकंट्रोल। तो ये अनकंट्रोल रिएक्शन है। अब उस एरिया में जब आग लग जाएगी तो 3 महीना 4 महीना तक आग लगी हुई है, और आग लगी हुई है तो धुआं और धुआं और धुआं, यहां तक कि बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स भी राख नहीं बचता है। तो सर फिर हुआ क्या? अरे भाई, ये ईंट वीट भी, सीमेंट उमेंट भी क्या होगा? सब 800 1000 पे कुछ नहीं, ये राख भी नहीं बनेगा, ये भस्म होके ये भी उड़ जाएगा। तो सर इस हिसाब से तो हिरोशिमा नागासाकी जो पूरा घर और बिल्डिंग और ये सब था, हाँ भाई, इंसिडेंस होने के बाद का फोटो देखो, एक प्लेन मैदान दिखता है। नहीं समझ में आई बात? अच्छा, जब ये भी नहीं बचेगा घर भर तो क्या देखोगे? और सुनो, ये तो रहा शॉर्ट टर्म इफेक्ट। दूसरा हुआ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब सर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, वहां पे जो यूरेनियम यूज हुआ और प्लूटोनियम यूज हुआ, आपको बोला था ना, यूरेनियम वाला भी एटम बम गिर चुका है और प्लूटोनियम वाला भी। उसमें से बहुत सारे ऐसे यूरेनियम है जो नहीं जले हैं। तो जो नहीं जले हैं वो फ्री फॉर्म में जो बम के अंदर रखे होंगे रेडिएक्टिव एलिमेंट, वो सब वहां छितर जाते हैं, बितर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो जहां मिट्टियों में फैल जाते हैं, वो आने वाले जुगों जुगों तक क्या करते हैं? रेडिएशन करते हैं। क्योंकि जो रेडिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे यूरेनियम है, थोरियम, इनका जो हाफ लाइफ होता है कई हजार साल, लाख साल होता। तो सर पता नहीं सर क्या मिलियन साल तक ये सब वहां पर रेडिएशन करेंगे। हाँ, और इसी वजह से वहां पर म्यूटेशन होते रहते हैं, इसी वजह से उनकी नस्लें खराब हो गई हैं। सर समझ गए? इसीलिए आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं हिरोशिमा नागासाकी में वो सारे रेडिएशन वाले रेडिएक्टिव एलिमेंट मिट्टी में पड़े हुए हैं, छितरे हुए हैं, उनको वहां से हटा पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर थोड़े बहुत लेवल पे है तो भी ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी वजह से वहां पे रेडिएशन होता है। वहां के जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, और 3 जनरेशन तक आज भी लोग वहां पे फिजिकली डिसेबल हैं, आज भी लूहे, लंगड़े और अपंग होते हैं। सोचो, अंतिम में यही बोलूंगा कि जब एटम बम गिरता है तो आप इसी बार नहीं मरते हैं, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, ये कहना ज्यादा अच्छा होगा। चलो, अब कितनी नस्लें उनकी बर्बाद होंगी, आने वाले 100 नस्ल, 1000 नस्ल या लाख नस्ल, किसी को नहीं पता, जिसको मैं जनरेशंस कह रहा हूं। कुछ बात समझ में आई? अब बताओ, 1-2 एटम बम गिरे जिसका नुकसान इस हद तक हुआ कि आज भी लोग वहां के भोग रहे हैं। एवरीबॉडी क्लियर? ये है एटम बम और उसका खतरा। सुनिएगा भी। तो सर ये बताओ, अब इसमें क्या, असल में मुझे इस टॉपिक को किसी चीज से जोड़ना है। मुझे ये बताना, अगर किसी जगह पर 3 से 4 महीने की अगर आग लग गया तो सोचो उस एरिया में ऊपर कितना क्लाउड होगा।
सोचो बस सोचो, सर इतना क्लाउड होगा, इतना क्लाउड होगा, इतना डेंस क्लाउड होगा और इतना इतना डेंस हो जाएगा। सर आपकी बात से समझ में आ रहा है कि इतना हो जाएगा कि मतलब बता भी नहीं पा रहे हैं कितना हो जाएगा, इसीलिए बार बार डेंस हो जाएगा बोल रहे हैं और बार बार ऐसा दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये जो इतना डेंस क्लाउड हो जाएगा, बताओ ये कितने दिन के लिए वहां पर रहेगा? सुनो, कई कई महीना और हो सकता है कई साल तक भी हो। और ये घटना मैं तुमको सिर्फ हिरोशिमा का नहीं बता रहा हूं, ये सेम घटना नागासाकी में भी हुई है। ये सेम घटना सिर्फ हिरोशिमा में ही नहीं हुई है, ये सेम घटना नागासाकी में भी हुई है। हुआ क्या है, अब इसके हो जाने से बहुत ज्यादा मैसिव और मैसिव और मैसिव और मौसिव हो जाने से क्या होता है बच्चा, आग खत्म हो चुका है, नीचे गर्मी खत्म हो चुकी है, अब कोई आग नहीं लगा है, लेकिन इतना क्लाउड बन चुका है, डस्ट का स्मोक हो चुका है कि ऊपर कई कई महीने तक जमा है। और इतना मोटा क्लाउड है कि ऊपर से आने वाले सूरज की रोशनी को नीचे कर देता है इज इक्वल टू 0 और धीरे धीरे नीचे का टेम्परेचर गिर जाता है। और इसी को पूरी दुनिया में न्यूक्लियर विंटर के नाम से जाना जाता है। तो न्यूक्लियर विंटर की घटना ये हिरोशिमा नागासाकी में देखने को मिली थी, जब हाँ सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। उसके कुछ महीनों के बाद उस एरिया में नीचे टेम्परेचर सीधा कम हो गया। और एक बात बताओ, इस पूरे पृथ्वी पर टेम्परेचर के पीछे कारण क्या है? जल्दी बोलो। सन नहीं, ओनली सन। क्योंकि सन बोलोगे तो लगेगा क्या पता कुछ और भी चांसेस हो, और जब मैं ओनली सन बोलूंगा तो सीधा कंफर्म हो जाता है कि यहां कोई और चांस बिल्कुल नहीं है। समझा ले गया हूं मैं? जल्दी बोलो, समझा ले गया हूं मैं? ठीक है। और इसको बोला गया न्यूक्लियर। आज से लगभग 15 साल पहले, 20 साल पहले यूपीएससी मेंस के पेपर में, आप देखा पुराने टीचर से पढ़ने में, अनुभवी टीचर पढ़ने में और मेहनती टीचर से पढ़ने में, जो आज भी अपनी जान दे देता है एकदम बच्चों के लिए, इनका निकलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर खुद को देखता हूं। एक समय ऐसा था जब मैं वहां बैठा होता था और सामने टीचर से ही उम्मीद करता था अच्छे से पढ़ा दो प्रभु, अच्छे से पढ़ा दो। तो वो चीज आज मैं भी देखता हूं, तुम लोग भी सोचते होगे अच्छे से पढ़ा दो प्रभु, अच्छे से पढ़ा दो। है कि नहीं? है कि नहीं? तब इसीलिए तो हमको म्यूचुअली प्यार मिला, वन साइडेड थोड़ी ना होता है। बच्चा भी बहुत चालू है आजकल। क्या तो चालू नहीं है? बोलो चालू हो कि नहीं हो? बिल्कुल चालू है, बहुत चालू है, एकदम सही। सुनो, चालू रहना, क्योंकि यूट्यूब पे चल क्या रहा है, आपको बेवकूफ बनाने की प्रथा। जो जितना बड़ा बेवकूफ बना पाएगा उतना ज्यादा अमीर और रईस हो जाएगा। देखिए आजकल टीचर लोग पढ़ाना छोड़ के ललन टॉप पे जा रहे हैं। पढ़ाकर नहीं सर, देश को बदल कर, शॉर्ट रील्स बनाकर, है कि नहीं? ये है देश। यहां पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं है, यहां फालतू बातों की वैल्यू ज्यादा है। चलिए, अब हमने न्यूक्लियर विंटर पढ़ा लिया। अब हम तुमको न्यूक्लियर विंटर क्या है, बातों में खत्म हो गया। न्यूक्लियर विंटर अब के जमाने का क्वेश्चन नहीं है, 2 डिकेड पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा, आप पढ़िएगा तो आपको दिखेगा जरूर। और सुनो, आपको जो बुक दी गई उसमें मैंने लिखा हुआ न्यूक्लियर विंटर के बारे में थोड़ा सा, कि आप जानो तो एटलीस्ट। चलो, हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी में सब कुछ कर लिया। अब मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता कि मुझे आपको अब न्यूक्लियर एनर्जी में कुछ बताने की जरूरत 1% कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा टॉपिक हो जो छूट गया हो। कोई सीन नहीं दिख रहा, अभी भी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है जो न्यूक्लियर एनर्जी में आ रहा हो। एक बार मैं बस अपनी किताब को पलट लेता हूं कि कुछ ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए। फाइनली कुछ नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी खत्म है। हाँ, सारी कहानी हो गई। सीता कौन थी पता ही नहीं। सर प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ थोरियम, इस पे तो आपने कुछ बोला ही नहीं। अरे, और उसके साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी खत्म होगी। फिर हम लोग चलेंगे अगले कंसेप्ट पर अभी एनर्जी खत्म नहीं हुई है, अभी एनर्जी में और बातें बोलनी है। रुको अभी, तो अगली छोटी सी हेडिंग डाल लो, प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ थोरियम। इस बारे में तो बात हुई नहीं, प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ थोरियम, प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ थोरियम। सो प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ थोरियम, क्या है प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ थोरियम? सुनो बच्चों, ऐसा है, आप सबको पता है कि थोरियम यूरेनियम से बेहतर है। पिछला लेक्चर, ठीक है, पिछली क्लास। और सबको पता है कि थोरियम भारत में सबसे ज्यादा है। तो एक्साइटमेंट बनता है कि नहीं बनता है? और फिर भी भारत थोरियम में या ओवरऑल न्यूक्लियर एनर्जी में सिर्फ 2 से 3% है। तो फिर ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है कि सर फिर थोरियम को लेके ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ 2 रीजन है। पहला रीजन जो है
कि पहला रीजन जो है ब्रीडर रिएक्टर्स आर कॉस्टली। जिन रिएक्टर्स में हम इनको यूज करेंगे वो रिएक्टर बड़े महंगे हैं, उनको ले पाना, कहीं से खरीद पाना इज नॉट इजी टास्क, या बनाना भी इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो पहला हो गया ब्रीडर रिएक्टर्स आर कॉस्टली, और दूसरा हो गया टीडी। दूसरा हो गया टीडी। टीडी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। ये हो गया बच्चों टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। अब सब टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि छोटे लेवल पर तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, बट अभी इसको और ज्यादा बड़े लेवल पर डेवलप करने की जरूरत है ना, और ज्यादा बड़े लेवल पर इसको डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है एवरीवन? ठीक है, तो यहां पर लिख लो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में एट स्मॉल लेवल। इसको लिख लो क्योंकि अभी टीडी मैं तुमको 3 जगह बोलूंगा, और ट्रस्ट मी 2 जगह मैं तुमको धो धो के डांटूंगा, क्योंकि जो मैं आज लिखा रहा हूं ना, अभी 2 दिन बाद तुम लोग अगले लेक्चर में तुम लोग ऐसे ही उल्टा सीधा करने वाले हो, याद ही नहीं आएगा क्या है ये। इसीलिए मैं दिखाऊंगा, दिन पेज पलटवाऊंगा, टीडी दिखाऊंगा, जब क्योंकि आएगा आरएलवी पढ़ाऊंगा, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, टीडी, स्क्रैमजेट इंजन पढ़ाऊंगा, वहां बोलूंगा टीडी, और वहां पे मैं टीडी नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं टीडी यहां लास्ट समझा दे रहा हूं, और सुनो लिखवा भी दे रहा हूं। लिखो एट स्मॉल लेवल टीडी लिखो, एट स्मॉल लेवल दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड, एट स्मॉल लेवल दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बट फर्दर नीड ऑफ मोर इंप्रूवमेंट। एट स्मॉल लेवल दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बट फर्दर नीड ऑफ मोर इंप्रूवमेंट। So at a small level this technology is developed but further need of more improvement। यानी कहने का मतलब है छोटे स्तर पर ही अभी हम लोग इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर पाए हैं, अभी इसको और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अभी ठीक से नहीं हुआ है। हाँ, तभी सर आप बोले थे 500 मेगावाट अभी चल रहा है, वो इंदिरा गांधी सेंटर न्यूक्लियर रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु, सर याद आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो याद रखिएगा। तो सर यहाँ सब कुछ मिला जुला के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है क्या? थैंक गॉड, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप समझ गए, मैं भी वही कहना चाह रहा हूं। तो सर फिर करो, तो हम कौन सा मना कर रहे हैं? काहे आईएएस बनने जा रहे हो? जाओ ना देश का वैज्ञानिक बनो, तुम लोग खुद ही नहीं कर रहे हो, हम भी तो तुमसे ही कह रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? आ गई? हाँ, देश को लिए वैज्ञानिक, जब वैज्ञानिक बनना चाहेंगे तब तो। तुम लोग वैज्ञानिक को अपना चॉइस ही नहीं लेते हो। जब चंद्रयान 3 जाता है उस समय थोड़ा सा वैज्ञानिकों की इज्जत बढ़ जाती है, कौन देश में वैज्ञानिकों को पूछता है? तभी तो हम वैज्ञानिक छोड़कर यहाँ की कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, हम जाके बाहर भी सेटलते, यहाँ पे कोचिंग पैसा कौन जाके? वैज्ञानिकों की इज्जत है देश में, डॉक्टरों की इज्जत है, इंजीनियरों की इज्जत है, सीए की इज्जत है, आईएएस की इज्जत है, प्रधानमंत्री की इज्जत है, उनका छोड़ दो एक्सेप्शन है, औरों की इज्जत है, लेकिन भारत देश में वैज्ञानिकों की कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए हमारे देश के वैज्ञानिक यहाँ फाइनेंशियली पुअर होते हैं, यहाँ सोशली बाइकॉटेड होते हैं, मतलब कोई समाज में भी कोई इज्जत नहीं है ना। ये लोग बाहर जाते हैं, देश से बाहर, अमेरिका में जाते हैं, खुराना साहब नोबेल प्राइज पा जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं लोग, बड़ा बड़ा कैंसर का रिसर्च कर डालते हैं। अमेरिका न्यूयॉर्क में बैठा सबसे ज्यादा साइंटिस्ट हमारे भारत का बैठा हुआ है, सर्न एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ा काम हमारा भारतीय कर रहा है। ये सारा का सारा काम, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी जो दुनिया का सबसे महंगा लेबोरेटरी, सबसे महंगा है, उसमें सबसे ज्यादा साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिक भारतीय बैठे हुए हैं। सर क्यों? क्योंकि भारत जैसे देश में कोई रिसोर्स है नहीं अनुसंधान करने के लिए, और है भी तो किस लायक है आप लोग जानते हैं। तो सर इसमें सरकार को करना चाहिए, सरकार को बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सरकार करे तब तो सर आप ये बातें इतनी क्यों बोल रहे हैं? 2013 मेंस का क्वेश्चन है ये, 2013 मेंस का क्वेश्चन है, पता नहीं इसमें है कि नहीं है। 2013 वाला है, अगर है तो पहला ही क्वेश्चन होगा 2013। नहीं है भाई, 2013 का पहला क्वेश्चन नहीं मिल गया। तो अच्छा ये देखो, तो सर आप इशारों में मेंस का क्वेश्चन बता रहे थे, और क्या तुमको लग रहा था टाइम बर्बाद कर रहा हूं? 2014 का क्या कह रहा है? साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियन यूनिवर्सिटीज आर डिक्लाइनिंग बिकॉज अ कैरियर इन साइंस इज नॉट एज मच अट्रैक्टिव। जैसा कि बिजनेस और इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब अट्रैक्टिव है, वैसे साइंटिस्ट जॉब अट्रैक्टिव नहीं। बताओ इसके पीछे क्या? और साथ साथ जो यूनिवर्सिटी है वो धंधा है, वो पैसा कमा रहे हैं, वो तुम्हारे लिए सेवा नहीं दे रहे हैं। तुम्हारा यूपीएससी कह रहा है यूनिवर्सिटी कंज्यूमर ओरिएंटेड है, पैसा कमाने का धंधा खोले हैं सब यूनिवर्सिटी बना के, चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट। आप तुमको साफ साफ बता दें, सोचो यूपीएससी एग्जामिनर वो तो सरकारी आदमी होगा ना,
वो खुदे कह रहा है कि यूनिवर्सिटी आज धंधा है, सरकारें उससे पैसा कमा रही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आईआईटी का फीस पिछले इतने दिनों में, हम तुमको बताएं, हमारे जमाने में आईआईटी का फीस, आईआईटी दिल्ली का बहुत कम था। आज तो बच्चे पढ़ नहीं सकते, वो तो आईआईटी में इसलिए पढ़ ले रहे हैं क्योंकि गरीब के बच्चे को भी बैंक लोन दे देती है आईआईटी का नाम देख के, उसको ही पता है पैसा कमाएगा ये इससे निकलते ही। नई बात समझ में आई। हम लोग बच्चा 17-17 हजार रुपए फीस में पढ़े हैं, और ऊपर से सुनो 1.5 लाख रुपए हम लोग को स्कॉलरशिप आई है, पापा को कभी नहीं बताए हैं, नहीं तो हमसे ले लेते पैसा। समझ आई बात। और आज के जमाने में 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सेमेस्टर रहना छोड़ दो अभी, ठीक है ना। ये सरकारी कॉलेजेस की और आईडीज की फीस है बच्चों, प्राइवेट तो छोड़ दो। अब बताओ, हम लोग के जमाने में हम लोग सरकारी इसलिए गए, वहां पे फीस कम था, पिताजी को दिक्कत होती, दे नहीं पाते, मेहनत कर करके हम लोग गए वहां पे कि फीस कम लगेगी। आज तो बताओ गरीब का बच्चा पढ़ ना पावे। नहीं समझ रहे हैं आप? ये सब क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब इसको सोचिए, इसको बताइए। हम आपको बता दिए सर सही बात है, सरकारें इसमें नहीं काम कर रही हैं, सरकारें वैज्ञानिकों को नहीं प्रोत्साहित कर रही हैं, ठीक है। चलिए, खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, एकदम मोदी जी फोटो खिंचा रहे हैं, बाद में उनके साथ रेप हो मर्डर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। वैज्ञानिकों ने भी कीजिए। चलिए, फोटो खिंचाने का ड्रामा तो हर किसी को चाहिए, है नहीं, राहुल गांधी भी करेंगे। आइए, क्या पढ़ा इन लोगों को देश वेश से? ये लोग तो राजयोग कर रहे हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे, आजकल ये प्रधानमंत्री और सीएम हो गए हैं। चलिए, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या, जल्दी से बोल दो। एट स्मॉल लेवल दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलप बट फर्दर नीड ऑफ मोर इंप्रूवमेंट। और इंप्रूवमेंट के चक्कर में तुमको ले जाके पूरा क्वेश्चन दिखा दिए। और सुनो, एक तो सोशल वाला इशू था, और एक सरकार भी कोई बजट नहीं देती है रिसर्च और डेवलपमेंट में। थैंक गॉड थोड़ा हमारा इसरो कुछ कर रहा है। हे भगवान, करते। डीआरडीओ बोलो नहीं, डीआरडीओ बोलो नहीं। रसिया और इजराइल नहीं होते तो हम लोग और भिखारी होते। अरे भाई देखिए, ऐसा है, सबको पता है अगर चाइना और इंडिया में वार हो जाए तो हम लोग 10 बार चाइना खत्म कर देंगे 10 मिनट के अंदर। आप व्हाट्सएप लग रहा है देख नहीं रहे आजकल, और शायद 1 मिनट में चाइना का नक्शा मिटा दें हम लोग। आप लोग को पता नहीं है, व्हाट्सएप पे हम लोग चाइना से बहुत आगे निकल चुके हैं। व्हाट्सएप पे इतना आगे निकल चुके हैं, इतना बड़ा गैप है इंडिया और चाइना में, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर अटैक हो गया तो चाइना कुछ कर नहीं पाएगा, हम लोग उसको 10 बार समेट चुके होंगे 10 मिनट में। आप समझ नहीं रहे भारत को। आइए, भारत व्हाट्सएप पे कितना आगे बढ़ चुका है, इतना विकास व्हाट्सएप में भारत का हुआ, आप कभी सोच नहीं पाएंगे। आइए, तभी तो हमारा ड्रीम बनता है 2050 में हम विकसित कंट्री बनेंगे। क्यों? देखने के लिए और पूछने के लिए रहेगा कौन 2050 में, इसीलिए ऐसे टारगेट हम लोग बनाएंगे, ये ज्यादा सेफ रहते हैं हम लोग। चलिए, अच्छा, अब हम लोग आते हैं बच्चों